अस्सलामुअलैकुम। देवता एपिसोड 219। मैनेजर ने फेरी के पास आकर कहा, मिस, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? फरजाना ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ ज़रूर, मैंने लंच का ऑर्डर दिया है। आप मेरे साथ खाना पसंद करेंगे? जी नहीं शुक्रिया, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। फरजाना ने हंसते हुए कहा, आप मुझे ऐसे बता रहे हैं जैसे मेरी याददाश्त कमज़ोर हो गई हो। भाई अभी तो मैं आपके पास से आ रही हूँ। आपने डाइनिंग हॉल तक मेरी रहनुमाई की, आपने मेरे लिए कमरा रिजर्व किया। कल से मैं उस कमरे में आने वाली हूँ। कमरे का नंबर 406 है। मैनेजर ने गहरी सांस ली, फिर वो 5 सादे कागज उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, क्या ये कागजात आपने मुझे दिए हैं? फरजाना ने हैरानी से देखा, फिर पूछा, आपको सादा कागजात देने का मतलब क्या हो सकता है? फिर आपको ये ख्याल क्यों आया कि ये कागजात मैंने दिए हैं? मैं अजीब उलझन में हूँ। ये 5 कागजात मेरे कैश बॉक्स में पड़े हुए थे। क्या आप चाहते हैं मैं आपकी ये उलझन सुलझा दूं? क्या आप मुझे कोई जासूसा समझ कर आए हैं? सॉरी मिस, मेरा लहजा तल्ख हो रहा है, मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। मुझे आपसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। वो उठकर काउंटर की तरफ आते हुए सोचने लगा, आखिर ये मेरे साथ क्या हो गया है? ये सादे कागज़ के 5 टुकड़े कैश बॉक्स में किस तरह आए? उसने काउंटर के पास आकर कैश बॉक्स पर रखे हुए कंप्यूटर को देखा। कंप्यूटर बता रहा था, इस वक्त इस कैश बॉक्स में $5,500 है। उसने कैश बॉक्स को खोलकर तमाम नोट गिनने शुरू किए। पूरे $50,000 थे और $500 नहीं थे। उनकी जगह वही 5 सादे कागज के टुकड़े थे। यह अजीबोगरीब तमाशा था। इस होटल में अब से पहले भी ऐसे अजीबोगरीब तमाशे हुए थे जो उसकी समझ में नहीं आए थे। खुद होटल का मालिक जेरी जैकब कभी ज़रूरत के तहत ऐसा काम कर जाता था कि मैनेजर चकरा कर रह जाता। ये कैसे हो गया? क्यों हो गया? मैनेजर इन हालात में अपने मालिक जेरी जैकब के पर्सनल सेक्रेटरी से रब्ता कायम करता था और उसे तमाम हालात बताता था। इस बार भी उसने टेलीफोन के जरिए उसके पर्सनल सेक्रेटरी को मुखातिब किया, फिर उसे सारी बातें बताईं। सेक्रेटरी ने कहा, उस लड़की से कोई सवाल न करना और ना ही शुबा जाहिर करना। कल वो होटल में आकर रहने वाली है, मैं उससे निमट लूंगा। राब्ता खत्म हो गया। यहाँ रसवंती ने मुझसे मशवरा लिए बगैर एक गलती की। वो मैनेजर के दिमाग में रहकर पर्सनल सेक्रेटरी की गुफ्तगू सुन रही थी। उसने आवाज़ और लबल लहजा सुनते ही फौरन उसके दिमाग की तरफ छलांग लगाई तो उसने सांस रोक ली। ख्यालख्वानी की लहरें वापस आ गईं। उसने फिर एक बार कोशिश की। इस बार पर्सनल सेक्रेटरी आहिस्ता आहिस्ता सांस लेते हुए सोच के जरिए पूछ रहा था, यस बॉस, कोड वर्ड्स। रसवंती को कोड वर्ड्स मालूम नहीं थे। उसने फिर सांस रोक ली। वह फिर अपनी जगह वापस आ गई। थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर उसने मुझे मुखातिब किया और तमाम हालात बताए। मैंने पूछा, ये जानते हुए भी कि वो जेरी जैकब का पर्सनल सेक्रेटरी है, तुम बिला सोचे समझे क्यों उसके दिमाग में गई? जो शख्स टेलीपैथी जानता है वो यकीनन किसी योगा जानने वाले को ही अपना सेक्रेटरी और बॉडीगार्ड रखेगा। मुझसे भूल हो गई, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हम खुद ये चाहते हैं कि फरजाना एक तरफ पारस की नज़रों में आए, दूसरी तरफ जेरी जैकब भी उसे देख और समझ ले और उसके जरिए पारस को ट्रैप करना चाहे। उसका पर्सनल सेक्रेटरी जरूर उसे बताएगा कि कोई उसके दिमाग में आने की कोशिश कर रहा था। इस तरह उनकी समझ में ये बात आ जाएगी कि टेलीपैथी का चक्कर चलाकर ही वो $500 की जगह 5 सादे कागज के टुकड़े मैनेजर के हाथों में दिए गए होंगे। तुम अपना काम करती रहो, लेकिन जरा होशियारी से, सोच समझकर, सहूलत से, ठहर ठहर कर। जहां जल्दबाजी करोगी वहां जरूर गलती करोगी। फिलहाल तुमसे गलती होने के बावजूद गलती नहीं हुई है। वो खुश हो गई, फिर मायूस होकर बोली, पारस का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। आज सुबह अखबारात में खबरें शाया हुई हैं। शाम तक इंतजार करो, हो सकता है वो रात को किसी वक्त फरजाना से राब्ता कायम करे। ऐसे वक्त मुझे क्या करना चाहिए? खुद को कभी जाहिर न करना। वो फरजाना से पूछेगा कि हम में से कोई उसके दिमाग में मौजूद है या नहीं। इसके जवाब में फरजाना को इनकार करना चाहिए और यकीन करना चाहिए कि तुम कभी कभी उसके पास खैरियत मालूम करने आती हो। रसवंती अपनी जगह हाजिर हो गई। उसने शाम तक इंतजार किया, चुपचाप फरजाना के दिमाग में आकर देखा। पता चला पारस ने अभी तक उसे टेलीफोन या ट्रांसमीटर के जरिए मुखातिब नहीं किया है। अब यही उम्मीद थी कि रात को किसी वक्त छुपकर उससे मिलने आएगा। फरजाना रात भर बेचैनी से करवटें बदलती रही, बार बार टेलीफोन की जानिब देखती रही। यही हाल रसवंती का था। रात के 2 बजे मैं फरजाना के पास पहुंचा तो उसे बहुत ही बेकरार पाया। मैंने रसवंती से कहा, तुम दोनों को सो जाना चाहिए, मैं जागता रहूंगा। अगर पारस आएगा या उसका फोन आएगा या किसी भी जरिए से वह फरजाना तक पहुंचने की कोशिश करेगा तो मैं उसे जगा दूंगा, तुम्हें भी इतला दूंगा। रसवंती चली गई। मैंने फरजाना के दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता थपकना शुरू कर दिया, फिर उसे गहरी नींद सुला दिया। सुबह 7 बजे रसवंती ने मुखातिब किया, फरहाद, तुमने मुझे जगाया नहीं, कोई इतला नहीं दी। तुम्हारा बेटा आया ही नहीं तो इतला क्या देता? मेरा दिल घबरा रहा है, पता नहीं वो कहाँ है, क्या कर रहा है। क्या इतने सारे अखबारात में से एक अखबार भी उसकी नज़र से नहीं गुजरा होगा? तुम बहुत जल्दी परेशान हो जाती हो। अब यह खबर शाया हुए मुश्किल से 24 घंटे गुजरे हैं। जरा इंतजार करो, जरा सब्र करो। सब्र कर रही हूं, लेकिन फरजाना को जेरी जैकब के होटल में नहीं भेजूंगी। अगर उन्होंने कोई जाल बिछाया तो यह बुरी तरह फंसेगी। उसे वहां से निकाल लाना हमारे लिए दुश्वार होगा। हम नई मुसीबतों में उलझना नहीं चाहते।
ठीक है, जेरी जेकब को फांसने के लिए हम फरजाना को उधर नहीं भेजेंगे। मुझे यकीन है पारस जरूर आएगा, और जब तक नहीं आएगा फरजाना अपनी उसी रिहाइशगाह में रहेगी। मेरी बात खत्म होते ही टेलीफोन की घंटी बजने लगी। मैंने फरजाना को बेदार करना चाहा था, खुद ही उसकी आंख खुल गई। उसने हड़बड़ाकर टेलीफोन की तरफ देखा, जल्दी से हाथ बढ़ाया, फिर रिसीवर उठाकर बोली, हेलो हेलो, मैं फरजाना बोल रही हूँ, तुम कौन हो? देखो, आवाज़ ना बदलना, नाम ना बदलना। मेरा दिल कहता है तुम मेरे पारस हो। हाँ, मैं पारस हूँ। तुम क्या कर रही थी? मैं गहरी नींद में थी। टेलीफोन की घंटी सुनकर चौंक पड़ी। तुम यकीन नहीं करोगे, मैं रात को बहुत देर तक जागती रही, फिर पता नहीं कैसे आंख लग गई। जाहिर है मामा ने टेलीपैथी की लोरी सुनाई होगी। तुम्हें पता भी न चला और तुम सो गई, और मामा शायद रात भर पहरा देती रही कि मेरा टेलीफोन आएगा या मैं खुद आऊंगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, इस वक्त मेरे दिमाग में कोई नहीं है, क्योंकि मैं गहरी नींद में थी। हाँ, मैं यकीन करता हूँ इस वक्त मामा नहीं होंगी। मैंने सोच समझ कर अभी फ़ोन किया है। मेरे ख्याल से उन्होंने सुबह 4 या 5 बजे तक इंतज़ार किया होगा, फिर तुम्हें सुला दिया होगा। आखिर वो अपनी जगह से कितनी देर तक गैर हाजिर रह सकती हैं? अपनी जगह रहकर भी हरकत करनी होती है, खाना पीना होता है, सोना जागना होता है। यही सोचकर मैंने अभी फ़ोन किया है। मुझे यकीन है वो नहीं होंगी। वैसे ये बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या सारी बातें टेलीफोन पर ही पूछ लोगे? मैं तुम्हें अपने पास बुलाऊंगा, मगर मेरे सवाल का जवाब दो। तुम्हारे सवाल का जवाब मैं तुम्हारे पास आकर दूंगी। बोलो कहाँ हूँ? ठीक 2 घंटे बाद मेरी कार तुम्हारे बंगले के सामने खड़ी होगी। फौरन आकर गाड़ी में बैठ जाना, फिर हम कहीं चलेंगे। वो रिसीवर रखकर खुशी से अंगड़ाई लेने लगी। मैं और रसवंती उसके दिमाग से निकल आई। ऐसे वक्त बहू के पास रहना मुनासिब नहीं था। पता नहीं वो क्या कुछ सोचने वाली थी। हमें मालूम हो गया था 2 घंटे बाद वो आएगा, लिहाजा हमने 2 घंटे बहू को आज़ाद छोड़ दिया। जब हम दोबारा फरजाना के पास पहुंचे तो वो बिल्कुल तैयार थी। तेजी से चलती हुई बंगले से निकल रही थी। अहाते के बाहर पारस गाड़ी में बैठा हुआ था। उसने अगली सीट का दरवाज़ा खोला, वो उसके पास बैठ गई। दरवाजे को बंद किया, फिर गाड़ी आगे चल पड़ी। फरजाना ने पूछा, तुम कहाँ गुम हो गए थे? पारस ने जवाब दिया, ये तुम पूछ रही हो या मामा? मैं पूछ रही हूँ। मैं मामा को मुखातिब कर रहा हूँ। क्या वो मुझसे बात करना पसंद करेंगी? रसवंती कुछ बोलना चाहती थी। मैंने उसके दिमाग में चुपके से कहा, खामोश रहो। उधर फरजाना पूछ रही थी, मामा क्या आप मेरे दिमाग में मौजूद हैं? क्या पारस से बात करना पसंद करेंगी? उसे कोई जवाब न मिला। फिर फरजाना ने कहा, यकीन करो पारस, मामा कभी कभी मेरी खैरियत पूछने आती हैं। मैं कैसे यकीन करूं? तुम खुद सोचो, मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। तुम्हारे बारे में जाने क्या कुछ सोचती रहती हूँ। क्या तुम्हारी मामा इखलाकी कदरों को भूलकर मेरे ख्यालात पढ़ना पसंद करेंगी? वो ऐसा नहीं करेंगी। बहरहाल वो मौजूद हों या ना हो, मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजार सकूंगा। ये क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारे लिए वापस आई हूं। क्यों आई हो? मैंने तुम्हें समझाया तो तुम्हें बाबा साहब के दायरे में रहकर बहुत कुछ सीखना और समझना है। मैं तुम्हारी हर बात को अपने लिए हुक्म समझती हूँ, किसी बात से इनकार नहीं कर सकती, लेकिन मामा कहती हैं जब बेटा मेरी बात नहीं मानता तो मैं बेटे की अमानत अपने पास क्यों रखूं? मामा की अकल इतना काम नहीं करती है, ये सब पापा कह रहे हैं। उन्होंने मुझे ढूंढ निकालने के लिए मामा को ये तदबीर बताई होगी, और उन्होंने तुम्हें यहां भेज दिया है। जब तुम जानते हो कि तुम्हें ढूंढ निकालने के लिए मुझे चारा बनाया गया था, तो फिर क्यों मिलने आ गए? तुम यहां आओ और मैं तुम्हें ना देखूं, तुमसे ना बोलूं, तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त ना गुजारूं, तो क्या मेरा दिल मानेगा? फरजाना खुश हो गई। पारस ने कहा, दूसरी बात यह है कि मैं मामा की तसल्ली करना चाहता हूं। उन्होंने जो तदबीर की और जिस तदबीर पर अमल किया, उसके नतीजे में उनके सामने आ गया हूं। उनकी तलाश मुकम्मल हो गई है। मैं तुम्हारे जरिए उन्हें कहना चाहता हूं, आइंदा तुम्हें यहां ना भेजें, तुम्हें अपने पास बुलाकर बाबा साहब के दायरे में रखें। उसकी बात खत्म होते एक कार का हॉर्न सुनाई दिया। वो कार बाएं जानिब उनके साथ साथ चल रही थी। कार में बैठे हुए एक शख्स ने एक रुक्का उनकी तरफ बढ़ाया। पारस ने कहा, वो जो कुछ दे रहा है उसे लो और देखो इसमें क्या लिखा है। फरजाना ने खिड़की से बाहर हाथ बढ़ाकर वो पर्ची ली, फिर उसे खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, तुम्हारी माशूका अपने साथ जो हैंडबैग लेकर आई है उसके अंदर एक बॉम्ब रखा हुआ है। वो रिमोट कंट्रोलर के जरिए किसी वक्त भी ब्लास्ट हो सकता है, और वो रिमोट कंट्रोलर इस वक्त मेरे हाथ में है। इस बैग को खिड़की से बाहर फेंकने की हमाकत न करना। जैसे ही तुम्हारी गर्लफ्रेंड अपने हाथों को हरकत देगी, मैं रिमोट कंट्रोलर का बटन दबा दूंगा। इस नागहानी मौत से निजात हासिल करने का एक ही तरीका है। आगे जाकर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी हुई नजर आएगी। उसके पीछे गैराज नुमा ट्रेलर है। तुम अपनी गाड़ी उस गैराज के अंदर ले जाओगे, और हाँ, इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी से आगे ना बढ़े और ना ही पीछे जाए। हम साथ साथ चलते रहेंगे, कोई चालाकी काम नहीं आएगी। फरजाना वो पर्ची पढ़कर सुना रही थी। पारस ने कहा, अपने हाथों को हरकत न देना, चुपचाप बैठी रहो। पारस, ये क्या हो रहा है? वही जो हमारी टेलीपैथी जानने वाले माँ बाप चाहते थे। तुम्हारे लहजे में तलखी है। क्या तलखी नहीं होनी चाहिए? हम आज़ादी चाहते हैं, माँ बाप से इल्तिजा करते हैं कि हमें अपने तौर पर काम करने का मौका दें। अगर वो तुम्हें यहाँ ना भेज दे और मैं तुमसे मिलने ना आता, तो क्या दुश्मन इस तरह ट्रैप कर सकते थे? मेरी समझ में नहीं आता कि दुश्मनों को किस तरह मालूम हो गया कि मैं तुम्हारे साथ इस कार में बैठकर जाने वाली हूँ। ये मोटी सी अकल से भी सोचा जा सकता है। जब तुम्हारे दिमाग में मेरी मामा और पापा आ सकते हैं,
तो क्या वो जेरी जैकब नहीं आ सकता? वो चुपचाप बैठकर ये नहीं मालूम कर सकता कि मैंने तुमसे फ़ोन पर राब्ता कायम किया है? फिर 2 घंटे बाद तुम इस कार में ले जाने का प्रोग्राम बनाया है। अब खुद ही देख लो, दुश्मन हमारे प्रोग्राम से वाकिफ थे, इसलिए हम उनके जाल में आ गए। रसवंती ने परेशान होकर मुझसे पूछा, फरहाद ये क्या हो गया? इस वक्त तुम परेशान होकर मुझे परेशान न करना। इतना समझ लो कि हमारा बेटा नादान नहीं है, वो पूरी तैयारियों के साथ आया होगा। फिर जेरी जैकब यह अहमक नहीं है कि हमारे बेटे की जान लेकर हमें अपना जानी दुश्मन बना ले। अब तक जो दुश्मनी है वो सिर्फ इस हद तक है कि हम उसकी टेलीपैथी की सलाहियत को ख़त्म कर देना चाहते हैं। अगर उसने हद से आगे बढ़ने की कोशिश की तो हम उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम उसे जिंदा छोड़ो या मारो, अगर मेरी बेटी की जान को कुछ हो गया तो मैं उस बदमाश की जान लेकर क्या करूंगी? क्या मेरा बेटा मुझे वापस मिल जाएगा? अगर तुम इसी तरह बकवास करती रही तो मैं उसकी हिफाजत के लिए कोई माकूल तदबीर नहीं सोच पाऊंगा। अच्छी बात है, मैं खामोश रहती हूँ और देखती हूँ आज तुम मेरे बेटे के लिए क्या करते हो। हमारी बातों के दौरान पारस को वो गाड़ी नजर आ रही थी। उसका पिछला हिस्सा खुला हुआ था। वो चुपचाप ड्राइव करता हुआ उस खुले हुए हिस्से के अंदर चला गया तो पिछला हिस्सा बंद हो गया। अब वो गाड़ी के ट्रेलर में कार समेत फरजाना के साथ कैद हो गया था। वो ट्रेलर चल पड़ा था। वो कहाँ जा रहा था और उसके साथ क्या सलूक होने वाला था ये कोई नहीं जानता था। पारस ने कहा, फरजाना यकीनन मामा और पापा तुम्हारे दिमाग में होंगे, उनसे पूछो क्या वो टेलीपैथी के जरिए हमारी जान बचा सकती हैं। इतनी देर में रसवंती ने फरजाना की जुबान से कहा, पारस ताने न दो, कभी किसी का पलड़ा भारी हो जाता है और कभी किसी का। ये भी तुम पर गालिब आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पापा बहुत जल्द यहां से तुम्हें रिहाई दिलाएंगे। इस बात पर कहका सुनाई दिया। ट्रेलर के सामने वाली दीवार पर एक छोटा सा टीवी स्क्रीन ऑन हुआ। वहां एक शख्स दिखाई दिया। वो कह रहा था, मुझे देखकर भी पहचान नहीं सकोगे, मैं जेरी जैकब हूं, लेकिन यह मेरा असली चेहरा नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले माँ बाप को वार्निंग देना चाहता हूं। अगर उन्होंने इस शहर में अपने जरा इस्तेमाल करने के मुतालिक सोचा या कोई अमली कदम उठाया और कानून के मुहाफिजों को हमारे इस ट्रेलर के पीछे लगाया तो वो बॉम्ब जो अभी तक तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बैग में रखा हुआ है किसी वक्त भी ब्लास्ट हो जाएगा। पारस ने उस बैग की तरफ देखा। उसमें से बॉम्ब निकालकर कहीं फेंका भी नहीं जा सकता था। वो ट्रेलर की आहनी 4 दीवारी में बंद थे। जेरी जैकब ने कहा, पारस तुम वही जवान हो जिसने फोन पर मेरे होटल के 2 खास मुलाजमों के मुतल्लिक इतला दी थी। उनमें से एक के दिमाग पर रसवंती हावी हो गई है। मुझे हैरानी है कि तुमने माँ के खिलाफ मुझे क्यों होशियार किया। तुम बड़ी आसानी से मुझ तक पहुंच सकते थे। मैं कभी अपने टेलीपैथी जानने वाले वालिदैन का सहारा नहीं लेता। मैं अपनी जहानत और सलाहियतों के बल पर तुम तक पहुंचना चाहता था, इसलिए तुम्हें पेश आने वाले खतरे से आगाह कर दिया था। मैं तुम्हारे एहसान मानता हूं, लेकिन दुश्मन का एहसान मानने का मतलब यह नहीं कि उसे छोड़ दिया जाए। तुम बड़ी मुश्किल से हाथ आए हो और ऐसी जगह कैद हो जहां से ना तुम अपनी जहानत और सलाहियतों को आजमा सकते हो और ना तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले माँ बाप किसी गैर मामूली सलाहियत का मुजाहरा कर सकती हैं। तुम में से किसी ने जरा भी चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। पारस ने कहकर लगाया। फिर उसने बैग को उठाया जिसमें वो बॉम्ब रखा हुआ था। उसने दूसरा कहकर लगाते हुए कहा, मैं तीसरा कहकर इस बात पर लगाना चाहता हूं कि यहां टेलीपैथी की तमाम सलाहियतें बेकार हो चुकी हैं। मामा और पापा के दिल में यह हसरत ही रह गई कि वो किसी वक्त मेरे काम आ सकें। उसने बॉम्ब वाला थैला अपनी गोद में रखकर कहा, जेरी जैकब मैंने तुम्हारी भेजी हुई मौत को अपनी गोद में रख लिया है, लेकिन खुदा की कसम तुम पारस को नहीं मार सकोगे, क्योंकि पारस यहां नहीं वहां तुम्हारे पास है। फौरन अपनी जगह से उठो और देखो, मौत तुम्हारे सर पर है। अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो फिर मुझे देखो। ये कहते उसने अपनी गर्दन के पीछे हाथ ले जाकर मास्क को खोला, फिर अपने चेहरे पर से हटाया। वो पारस की डमी था। तंबी के अंदाज में टीवी स्क्रीन की तरफ उंगली उठाकर कह रहा था, याद रखो, अगर फरजाना बीबी को जरा भी नुकसान पहुंचा तो तुम वहां जिंदा नहीं रहोगी। जेरी जैकब अपनी जगह से उछलकर खड़ा हो गया। चारों तरफ घूम घूम कर यूं देख रहा था जैसे पारस को नहीं, अपनी मौत को देखना चाहता हो कि आखिर मौत होती कैसी है। मुजरिम ख्वाह कितना ही जबरदस्त क्यों ना हो, वो एक दिन महज अपनी गलतियों के बायस जेरे दस्त हो जाते हैं। जेरी जैकब की पहली गलती यह थी कि वो हुसन परस्ती में वक्त ज़ाया करता था। दूसरी गलती यह थी कि सुल्ताना अफंदी के दिमाग में रहकर मुझसे टकराता रहा। उसकी कोशिश थी कि मैं सुल्ताना की ख्वाबगाह से निकलने ना पाऊं। महल के मुसल्ला गार्ड्स मुझे हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। उसने बड़ी उम्दा चाल चली थी। मेरी तवक्को के खिलाफ मुझे धोखा देने में कामयाब हो गया था। शायद वो महल के मुहाफिजों से मुझे ख़त्म करा देता, लेकिन अचानक ही उसे मैदान छोड़कर भागना पड़ा। यह हैरानी की बात थी, वो मुझे हलाक कराने के बाद दुनिया वालों पर अपनी दहशत तारी कर सकता था कि जिस फरहाद को बड़ी शैतानी सलाहियतें रखने वाले दुश्मन ना मार सके उसे जैकब ने ख़त्म करा दिया। लेकिन तकदीर का तमाशा ऐसा ही होता है, वो अपनी ज़िंदगी में इतना बड़ा कारनामा अंजाम ना दे सका। दरअसल खुद उसकी अपनी जान पर बनाई थी। ये वही वक्त था जब पारस ने पहली बार फ़ोन पर जैकब से राब्ता कायम किया था और उसे बताया था कि रसवंती उसके खास मुलाजिम के दिमाग तक पहुंचकर उसके मुतालिक बहुत सी मालूमात हासिल कर चुकी है। जेरी जैकब ने सोचा था वो पारस की फ़ोन वाली बात सुनकर फौरन सुल्ताना के दिमाग में आएगा और किसी तरह मुझे अंजाम तक पहुंचाएगा, लेकिन वह मुझे मौत के करीब पहुंचाने वाली कामयाबी को भूल गया। अब मौत को खुद अपने करीब देखकर बदहवासी में मुब्तला हो गया था।
रसवंती ने होटल के खास मुलाजिम के दिमाग में रहकर जितनी बातें पारस से की थीं, वो सब जेकब ने ख्याल ख्वानी के जरिए खास मुलाजिम के दिमाग से मालूम कर ली थी। वो फौरन ही उस खुफिया पनाहगाह से निकलकर ऐसी पनाहगाह में पहुंचा जिसका इल्म किसी भी खास मुलाजिम को नहीं था, लेकिन पारस अब उसके दिमाग पर आसेब की तरह छाया हुआ था। वह सोच रहा था, मैं बखैरियत अपनी खुफिया रिहाइशगाह में आ गया हूँ, इसके मुतालिक कोई नहीं जानता। यहाँ मेरी दूसरी हैसियत है, यहाँ दूसरे मुलाजिम है, लेकिन जब मैं वहां से यहाँ मुंतकिल हो रहा था तो यकीनन किसी ने ताकुब किया होगा। मैंने हर तरह से इत्मीनान किया है, कोई ताकुब करने वाला नजर नहीं आया था, लेकिन फरहाद शैतान है और शैतान का बच्चा किस तरह मेरे खास मुलाजमों तक पहुंच गया था ये मैं नहीं जानता। हम बहुत सी बातें नहीं जान सकते, वो गैर मुतवक्का तौर पर हमारे सामने आती हैं। हो सकता है पारस बिल्कुल ही खिलाफ तवक्को मेरी इस खुफिया रिहाइशगाह में पहुंच जाए, तब क्या होगा? ऐसा खौफजदा कर देने वाला ख्याल पहले दिमाग में नहीं आता था, अब ऐसे ख्यालात पैदा हो रहे थे। अब खौफ ने उसके दिमाग में अपना रास्ता बना लिया था। वो सोच रहा था कि पारस ने उसका असली चेहरा जेरी जेकब की हैसियत से देख लिया है, देखा है तभी तो होटल के खास मुलाजमों तक पहुंच जाए। ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मैं टेलीपैथी जानने वाला माँ और बेटे के हाथ बड़ी आसानी से आ सकता था, लेकिन माँ बेटों में इख्तलाफ क्यों पैदा हो गया? उसका सुकून गारत हो गया था। वो टहलते हुए सोच रहा था, भला से इख्तलाफ किसी वजह से भी पैदा हुआ हो। इस तरह फिलहाल मेरी जान बच गई है। इंसान के पास बचाव के दो ही रास्ते होते हैं, एक तो ये कि वो कहीं छुप जाए, दूसरी ये कि तलाश करने वाले को ख़त्म कर दे। इसके बाद छुपने की ज़रूरत नहीं रहती। ये मालूम हो चुका था कि पारस न्यूयॉर्क में मौजूद है और जब वो इसी शहर में मौजूद है तो जवाबी हमला लाजमी है। उसने मंसूबा बनाया कि पारस को अपने आदमियों के जरिए तलाश कराएगा और खुद छुपा रहेगा, ताकि जो लोग उसे तलाश कर रहे होंगे इनके जरिए पारस उस खुफिया अड्डे तक ना पहुंच सके। पहले उसने सोचा था अपने इन खास मुलाजमों को हलाक कर दे जो उसके बारे में बहुत कुछ जानते हैं। फिर उसने ये इरादा तर्क कर दिया। उसे यकीन था कि पारस उनका ताक़ुब करेगा, उनकी निगरानी करेगा, देखना चाहेगा कि वह अपने बॉस जेकब से कहाँ मिलते हैं, किस तरह राब्ता कायम करते हैं। उसने अपने पर्सनल सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि चंद काबिल एतमाद आदमियों को खास मुलाजमों की निगरानी पर मामूर कर दे, जो इस बात का ख्याल रखें कि कोई शख्स उन मुलाजमों की निगरानी कर रहा है या नहीं। निगरानी करने वाले शख्स को छोड़ाना जाए, दूर ही दूर से सुराग लगाया जाए कि वो कौन है, कहाँ रहता है और किन आदमियों से उसके ताल्लुकात हैं। दूसरी तरफ फर्नांडो के चंद खास आदमी पारस की हिफाजत के लिए पहुंच गए थे। उनमें से एक वफादार पारस के कद्दो कामत का था। ये बात मोटी सी अकल से भी सोची जा सकती थी कि जेरी जेकब उस शख्स की तलाश में था जिसने फ़ोन पर गुफ्तगू की थी और उसके खास आदमी को ट्रैप किए जाने की बात बताई थी। इसीलिए पारस ने अपने वफादार को अपना हमशक्ल बनाया और समझा दिया कि किस तरह होटल के खास मुलाजमों की नज़रों में आते रहना चाहिए। उसने 2 वफादारों की ड्यूटी उस डमी पारस के पीछे लगा दी ताकि उसकी निगरानी करते रहें। अपने वफादारों को ये तमाम हदायत देने के बाद वो रूपोश हो गया था और रूपोश रहकर खुद भी अपनी डमी की निगरानी कर रहा था। ये बिल्कुल वही चाल थी जो जेरी जेकब उसके खिलाफ चल रहा था, यानी खुद रूपोश था और अपने खास आदमियों को होटल के खास मुलाजमों को निगरानी के लिए छोड़ रखा था और उन सब के दिमाग में जाकर देखता रहता कि शिकार हाथ आ रहा है या नहीं। पारस एक बूढ़े के मेकअप में था, उस होटल में जाया करता था। डमी पारस के पीछे जो शख्स लगा हुआ था वो अक्सर होटल के अंदरूनी हिस्से में जाता था जहां मैनेजर का ऑफिस था। इस ऑफिस में जेरी जेकब का पर्सनल सेक्रेटरी मौजूद रहता था। पहले तो पारस यही समझा कि जेकब का खास आदमी मैनेजर को कोई अहम इतला देने जाता है। फिर गौर करने पर यह बात समझ में आई कि जेकब के किसी भी आदमी को मैनेजर के पास जाने की क्या ज़रूरत है। वो तो अपने किसी भी आदमी के दिमाग में पहुंचकर इतलात हासिल कर सकता है। मैनेजर के इस कमरे में कोई खास बात थी। इस खास बात तक पहुंचने के लिए वो होटल के पिछले हिस्से में गया। पता चला मैनेजर के कमरे का एक दरवाज़ा पिछली तरफ भी खुलता है। उससे दरवाजे की निगरानी करने के दौरान एक शख्स नजर आया। वह सुबह से रात गए कई बार इस दरवाजे से आता जाता था। पारस उसका ताकुब करता हुआ उसकी रिहाइशगाह तक पहुंच गया। वो अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ आम सी शहरी जिंदगी गुजारता था। पारस ने उसे दूर ही से देखा। करीब जाकर उसे उसकी फैमिली को छेड़ना मुनासिब ना समझा। दूसरे दिन के अखबारात में फरजाना का बयान शाया हुआ कि अमेरिका वापस आ गई है, उसने इस्लाम कबूल कर दिया है। वो यहाँ अपनी जायदाद की देखभाल के सिलसिले में कुछ अरसा रहेगी, फिर पेरिस चली जाएगी। उसकी आमद से पारस को खास परेशानी हुई थी। वो ये समझ रहा था कि मामा ने उसे ढूंढ निकालने के लिए बहू को न्यूयॉर्क भेज दिया। उसने दोपहर के वक्त फरजाना को उसी होटल में देखा। वो काउंटर पर जाकर मैनेजर से बातें कर रही थी और कुछ ऐसी हरकतें कर रही थी जिससे जाहिर होता था कि वो जानबूझकर खुद को नुमाया कर रही है, लोगों की नज़रों में आना चाहती है। वो $500 के नोटों की जगह सादे कागज के 5 टुकड़े दे रही थी, जिन्हें मैनेजर नोट समझकर कबूल कर रहा था, जिसका मतलब यही हो सकता था कि टेलीपैथी का चक्कर चल रहा है और उसकी मामा मैनेजर के दिमाग पर कब्जा जमाए हुए हैं। वह समझ गया ये अहम बात भी उस शख्स तक पहुंचेगी जो पिछले दरवाजे से आता जाता है। वह मैनेजर के कमरे के पिछले हिस्से की तरफ आ गया। वह दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने सोचा आज इस शख्स से टकरा जाना चाहिए जो पूरी सरार अंदाज में पिछले दरवाजे से आता जाता है और जिसकी रिहाइश का वो देख चुका है।
जब उस कमरे में दाखिल हुआ तो वहां कोई नहीं था। वो चारों तरफ घूम घूम कर कमरे का जायजा लेने लगा। फिर आहट सी सुनाई दी। वो फौरन सोफे के पीछे चला गया। पता चला अटैच बाथरूम में कोई था जो अब दरवाजा खोलकर निकल रहा था। इस बात का अंदेशा नहीं था कि आने वाला देख लेगा तो क्या होगा। अंदेशा होता तो वो इस कमरे में कभी दाखिल न होता। वो तो कुछ कर गुजरने के लिए ही आया था। उसने सोफे के पीछे सर झुकाते हुए एक तरफ देखा। उसके पीछे दीवार पर एक आईना लगा हुआ था। आईने में वो शख्स नजर आया था। ये वही था जो पिछले दरवाजे से आता जाता रहता था। पारस जरा और नीचे दुबक गया। अब कमरे का दूसरा दरवाजा खुलने की आवाज आ रही थी। फिर मैनेजर की आवाज सुनाई दी। वो कह रहा था, जनाब, होटल में एक नौजवान लड़की आई है। उसने मुझे $500 अदा किए ताकि मैं कल उसके लिए कमरा रिजर्व करूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे वो जादू टोना जानती है। उस शख्स ने पूछा, तुम ये बात कैसे कह सकते हो? जनाब, उसने $100 के 5 नोट अदा नहीं किया, बल्कि उन नोटों के बराबर सादे कागज दिए और मैंने उन्हें कबूल कर लिया। मुझे पता ही न चला कि वो सादे कागज हैं। बाद में मुझे इस धोखे का इल्म हुआ। वो लड़की अभी डाइनिंग हॉल में बैठी हुई है। उस शख्स ने कहा, लड़की को बिल्कुल न छेड़ना, कमरा उसके नाम पर रिजर्व रखो, उसे कल यहां आने दो। मैनेजर जाने लगा। उस शख्स ने कहा, और सुनो, उस लड़की पर नजर रखो। ठीक 15 मिनट बाद उसे किसी बहाने से मुखातिब करना और उससे कुछ बातें करना। मैं छुपकर उसे देखना चाहता हूं। अब तुम जा सकते हो। मैनेजर चला गया। वो शख्स उसी सोफे पर आकर बैठ गया जिसके पीछे पारस था। पारस ने जरा सा सर उठाकर देखा। वो अपने हाथ में कॉर्डलेस रिसीवर उठाए नंबर डायल कर रहा था। अब पारस वाज़ेह तौर पर एक एक नंबर को देख रहा था और ज़हन नशीन कर रहा था। डायलिंग के बाद राब्ता कायम हुआ तो उस शख्स ने कहा, बॉस, मैं बोल रहा हूँ, आपका पीए। एक अहम इतला देना चाहता हूँ, फौरन मुझसे राब्ता कायम करें, शुक्रिया। उसने कॉर्डलेस के जरिए राब्ता खत्म कर दिया था। फिर खामोश रहकर फिजा में तकने लगा। पारस सोफे के पीछे उठकर खड़ा हो गया था। उसके अंदाज से मालूम कर रहा था कि वो सोच के जरिए अपने बॉस से बातें कर रहे। वो आराम से चलता हुआ कमरे से बाहर आ गया। पर्सनल सेक्रेटरी खला में तक रहा था, अपने बॉस की बातें सुन रहा था। उसकी तरफ ध्यान न दे सका। पारस ने सोचा था, अगर जेरी जेकब तक पहुंचने का कोई आसान रास्ता ना मिला तो वो इस पर्सनल सेक्रेटरी की बीवी और 2 नन्हे बच्चों को गन पॉइंट पर रखकर इससे जेकब का पता मालूम करेगा। लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं रही थी। वो अपनी रिहाइशगाह में पहुंचकर टेलीफोन डायरेक्टरी उठाकर मालूम कर रहा था कि जेरी जेकब का टेलीफोन नंबर, जो कि 24 से शुरू होता है, वो किस इलाके से ताल्लुक रखते हैं। टेलीफोन डायरेक्टरी में अमूमन किसी के नाम के जरिए उसका नंबर मालूम किया जा सकता है, लेकिन नंबर के जरिए ना मालूम करना बहुत ही दुश्वार होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। अलबत्ता टेलीफोन के पहले 2 हिस्सों के जरिए उस इलाके का सुराग लगाया जा सकता है। वो उस इलाके के टेलीफोन एक्सचेंज में पहुंच गया। वहां के एक अफसर से मुलाकात की। फिर कहा, मैं शिकागो से आया हूं। एक साहब ने मुझे एक टेलीफोन नंबर और इन साहब का एड्रेस दिया था। पता नहीं एड्रेस कहाँ गुम हो गया। उन साहब का नाम भी मुझे याद नहीं रहा। सिर्फ ये नंबर मेरे पास रह गया है। क्या आप बता सकते हैं कि किन साहब का नंबर है और ये कहाँ रहती हैं? उस अफसर ने अपने जूनियर अफसर को तलब किया। फिर वह नंबर देकर कहा, जिसका ये टेलीफोन नंबर है, मुझे उसका नाम और पता चाहिए। वो टेलीफोन ले गया। थोड़ी देर बाद आकर उसने अपना नाम और पता बताया। पारस ने उसे नोट किया। फिर अफसर का शुक्रिया अदा करके वहां से चला आया। जेरी जेकब ने उस रिहाइशगाह में अल्फ्रेड के नाम से रिहाइश इख्तियार की थी। पारस इस मकान के सामने पहुंचकर इसके चारों तरफ चक्कर लगाता रहा। मालूमात हासिल करता रहा कि इस मकान में कितने लोग रहते हैं। पता चला अल्फ्रेड नामी एक शख्स 2 मुलाजमों के साथ वहां रहते हैं। ये यकीन होने के बाद वह मकान के अहाते में दाखिल हो गया। 3 आदमियों से निपटना कोई खास बात नहीं थी, लेकिन वो पहले यकीन करना चाहता था कि जो शख्स यहाँ रहते वो हकीकतन जेरी जेकब है। वो किसी दूसरे शख्स को जेकब के अंजाम तक पहुंचाना नहीं चाहता था। उस वक्त सुबह के 7 बज रहे थे। दरवाजे और खिड़कियां अंदर से बंद थीं। गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। ऐसा लगता था जैसे वहां कोई रहता ही ना हो। वो अपने मखसूस तरीके से दरवाजे के लॉक को खोलकर अंदर आ गया। फिर दरवाजे को उसी तरह बंद कर दिया। मोहतात अंदाज में इधर उधर देखते हुए दबे कदमों एक तरफ बढ़ने लगा। मकान के मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरने के दौरान एक कमरे से कुछ लोगों की बातें करने की आवाजें सुनाई दी। उस कमरे की खिड़की और दरवाजा खुला हुआ था। उसने खिड़की से झांक कर देखा। एक शख्स बड़ी सी मेज के पीछे रिवॉल्विंग कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके सामने कुछ फासले पर एक टीवी कैमरा था। 2 शख्स इस कैमरे के पास खड़े हुए थे। उनमें से एक के हाथ में ट्रांसमीटर था। ट्रांसमीटर से आवाज आ रही थी, हमने पारस और उसकी गर्लफ्रेंड को ट्रैप कर लिया है। अब उनकी कार हमारी कार के साथ चल रही है। पारस कोई चालाकी नहीं दिखा सकेगा। हमने आखिरी वार्निंग दी है कि कोई चालाकी दिखाई गई तो उसकी गर्लफ्रेंड के बैग में रखा हुआ बॉम्ब धमाके से फट जाएगा। कैमरे के पास खड़े हुए शख्स ने पूछा, क्या वो गैराज नुमा ट्रेलर के अंदर जाएगा? उसका तो बाप भी जाएगा। हम उसी तरफ ले जा रहे हैं। बस चंद मिनटों में वो गैराज नुमा ट्रेलर के अंदर होगा और बॉस उसे मुखातिब कर सकेंगे। ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया गया। फिर उसने कैमरे के पास खड़े हुए दूसरे शख्स से कहा, कैमरा तैयार रखो, शिकार गैराज नुमा ट्रेलर के अंदर आ रहे हैं। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हुए शख्स ने आईना देखकर अपने चेहरे का जायजा लिया। फिर उसे मेज की दराज में रखकर दोनों हाथ कुर्सी के दस्ते पर रखकर सीधा बैठ गया। थोड़ी देर बाद इतला मिली, पारस कार समेत अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उस गैराज नुमा ट्रेलर के अंदर चला गया।
और उस ट्रेलर को पीछे से बंद कर दिया गया है। ये इतना मिलते ही कैमरे की दूसरी लाइट्स ऑन हो गई, कैमरा भी ऑन हो गया। रिवॉल्विंग चेयर पर बैठे हुए शख्स ने हंसते हुए कैमरे की तरफ देखा, गोया कि वो टीवी स्क्रीन के जरिए फरजाना और डमी पारस को उस गैराज नुमा ट्रेलर के अंदर दिख रहा था और उनसे कह रहा था, मुझे देखकर भी पहचान नहीं सकोगे, मैं जेरी जैकब हूं, ये मेरा असली चेहरा नहीं है। सबसे पहले मैं तुम्हारे टेलीपैथी जानने वाले वालिदैन को वार्निंग देना चाहता हूं, अगर उन्होंने यहाँ शहर में अपने वसीय ज़राए इख्तियार करने या तुम्हारी रिहाई के लिए कोई अमली कदम उठाने या कानून का सहारा लेने की कोशिश की तो वो बॉम्ब जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड के बैग में है अचानक ब्लास्ट हो जाएगा। पारस खिड़की के पास खड़ा सुन रहा था और समझ रहा था फरजाना डमी पारस के साथ गिराज नुमा ट्रेलर की आहनी चार दीवारी में कैद है। उस बम को निकाल कर कहीं फेंक नहीं सकती, फेंकेगी तो आहनी चार दीवारी के अंदर ही गिरेगा। जेरी जैकब ने कहा, पारस तुम वही हो ना जिसने मुझे फोन पर इतला दी थी कि रसवंती मेरे एक खास मुलाजिम के दिमाग पर हावी हो गई है। मैं हैरान हूं तुमने अपनी माँ के खिलाफ मुझे क्यों इशारा किया, तुम उसके जरिए बड़ी आसानी से मुझ तक पहुंच सकते थे। एक स्पीकर के जरिए डमी पारस की आवाज आई। वो कह रहा था, मैं अपने टेलीपैथी जानने वाले वालिदैन का सहारा नहीं लेता, मैं अपनी जहानत और सलाहियतों के बलबूते पर तुम्हारे पास पहुंचना चाहता था। उधर डमी पारस बोल रहा था। इधर पारस खिड़की के पास चारों हाथ पांव फर्श पर टेक कर झुक गया था, फिर इसी तरह हाथ पांव से चलता हुआ दरवाजे तक आया। वहां से टीवी कैमरा और दो अशखास नजर आ रहे थे। एक शख्स कैमरे की आंख से आंख लगाए खड़ा था, दरवाजे से आने वाले को देख नहीं सकता था। दूसरा शख्स दूसरी तरफ मुंह किए साउंड मशीन के जरिए अपने बॉस की आवाज डमी पारस तक पहुंचा रहा था। पारस दरवाजे से रेंगता हुआ जेरी जैकब की रिवॉल्विंग चेयर के पीछे रुक गया। वो रिवॉल्विंग चेयर पर शाहाना अंदाज में बैठा हुआ कह रहा था, तुम ऐसी जगह कैद हो जहां रिहाई पाने के लिए ना तुम्हारी जहानत काम आएगी और ना ही तुम्हारे वालिदैन की गैर मामूली सलाहियतें तुम्हें बचा सकेंगी। इसके जवाब में डमी पारस का कहका सुनाई दिया। वो हंसते हुए कह रहा था, ये देखो मैंने बॉम्ब वाला थैला उठाकर अपनी गोद में रख लिया है, मगर खुदा की कसम तुम पारस को नहीं मार सकोगे, क्योंकि पारस यहां नहीं वहां तुम्हारे पास है। फौरन उठो और देखो, मौत तुम्हारे सर पर खड़ी है। जेरी जैकब को जैसे बिजली का तार छू गया हो, उसके जहन को एक झटका सा लगा। वो एकदम से उछलकर खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। जब वो पीछे की तरफ मुड़ा तो पारस रिवॉल्विंग चेयर के पीछे से तलू होकर अपना चेहरा ठीक उसके चेहरे के सामने ले आया। उसके हलक से एक चीख निकली। वो पीछे की तरफ गया, फिर मेज से टकराकर नीचे गिरने ही वाला था कि पारस ने उसका गिरेबान पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। फिर रिवॉल्वर की जद पर रखते हुए बोला, अगर तुम दोनों अपने बॉस के वफादार हो और उसके लिए अपनी जान देना चाहते हो तो कोई हरकत करो, मैं तुम्हारी वफादारी और जान इसारी की हसरत पूरी कर दूंगा। जेरी जैकब ने हकलाते हुए पूछा, तुम कौन हो? पारस ने जवाब दिया, मैं वही हूं जिसे तुमने गैराज की चार दीवारी में कैद कर दिया है। इसे अजब तमाशा कहते हैं। तुमने मेरी मौत बनकर वहां मुझे कैद किया, मैं तुम्हारी मौत बनकर यहां पहुंच गया हूं। यह कहकर उसने गिरेबान छोड़ दिया, फिर उसी हाथ से अपने चेहरे से मास्क उतार दिया। अब पारस का असली चेहरा जेरी जैकब के सामने था। जेरी कभी पारस को और कभी रिवॉल्वर को देख रहा था। रिवॉल्वर में साइलेंसर लगा हुआ था। उसी लम्हे पारस ने एक फायर किया। फायरिंग की फुसफुसी सी आवाज आई, लेकिन साउंड मशीन के पास खड़े हुए शख्स की चीख बहुत दूर तक गूंज गई। वह तड़प कर फर्श पर गिर पड़ा था। उसके हाथ में रिवॉल्वर था, लेकिन उसको इस्तेमाल करने की हसरत ही रह गई थी। पारस ने कहा, जेरी तुम्हारे आदमी ने सोचा जितनी देर में मैं अपने चेहरे से मास्क हटाऊंगा उतनी देर में वह मुझे गोली मार देगा। देख लो तुम्हारा जानिसार तुम्हारे लिए अपनी जान पर खेल गया। फिर उसने कैमरे के पास खड़े हुए शख्स से कहा, तुम्हारे पास भी यकीनन कोई हथियार होगा, उसे इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ पर जिंदगी की लकीर देख लेना। फरजाना खुश होकर कह रही थी, पारस मैं तुम्हें टीवी स्क्रीन पर देख रही हूं, तुमने तो कमाल ही कर दिया। वो चाल चलिए जिसकी तवक्को कोई नहीं कर सकता था। तुम सिर्फ मेरी जिंदगी के ही नहीं, मेरी इतनी बड़ी दुनिया के भी हीरो हो। आई लव यू। अचानक पारस ने सांस रोक ली। फिर जेरी जैकब को घूर कर कहा, क्या टेलीपैथी का हथियार आजमाना चाहते हो? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा था। हो सकता है तुम्हारे वालिदैन तुमसे कुछ कहना चाहते हो। पारस ने फिर उसका गिरबान पकड़कर झंझोड़ते हुए कहा, मेरे वालिदैन इतने नादान नहीं है, वो जानते हैं इस वक्त वो मेरे पास आएंगे तो तुम्हारे लिए भी इस दिमाग का दरवाजा खुलेगा। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूं, मेरे अंदर पहुंचने की कोशिश ना करना, वरना मैं कुछ कहे सुने बगैर गोली मार दूंगा। अच्छे नौजवान, मुझ पर जुल्म करने से पहले सोचो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी तक मेरे कब्जे में है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी तक मेरे कब्जे में है। तुम मेरी जान लोगे तो वो भी जान से जाएगी। मेरी एक महबूबा मरेगी तो सिर्फ मेरे एक दिल को चोट पहुंचेगी, और तुम जिंदा रहोगे तो सारी दुनिया को नुकसान पहुंचेगा। अच्छे नौजवान, हमारे दरमियान समझौता हो सकता है। मैं इस बात का मुआहदा कर सकता हूं कि मेरी वजह से किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचेगा। दूसरी तरफ से फरजाना ने कहा, पारस तुम्हारे पापा मेरे दिमाग में है, वो कह रहे हैं वक्त ज़ाया न करो, पहली फुर्सत में इसे गोली मार दो। तुम देर करोगे तो इसे अपने बचाव का मौका मिल जाएगा। मैं नादान बच्चा नहीं हूं, मैं समझ रहा हूं कि हमारी आवाज़ सिर्फ तुम्हारे पास नहीं जा रही, बल्कि इसके आदमी भी कहीं बैठे सुन रहे हैं। हो सकता है अब तक उन्होंने इस मकान का मुहासरा कर लिया हो। जेरी जैकब ने कहा, तुम समझदार हो, सोच समझकर मुझे गोली मारना, क्योंकि यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकोगे। मेरे आदमी जानते हैं कि मैं इलाका वो अपनी बात पूरी न कर सका।
उससे पहले ही पारस ने अपने रिवॉल्वर की नाल उसके मुंह में घुसेड़ दी। फिर कहा, मैं तुमसे यही उगलवाना चाहता था कि तुम्हारे आदमी इस खुफिया रिहाइशगाह का पता जानते हैं या नहीं। तुम अभी मुझे बातों में लगाकर उन्हें बताना चाहते थे कि यह कौन सा इलाका है और मकान का नंबर क्या है। फरजाना ने कहा, पारस, पापा कह रहे हैं कि अगर इसके आदमी खुफिया रिहाइशगाह का पता नहीं जानते तो फौरन इसे गोली मारकर वहां से निकल आओ। अपने लिए खतरा मोल लेना दानिशमंदी नहीं है। पारस ने कहा, और यह भी दानिशमंदी नहीं है कि हर दुश्मन को दुश्मन समझ लिया जाए। आखिर वो इंसान होती हैं, किसी दुश्मन के अंदर भी इंसानियत जाग सकती है। जेरी जैकब ने गिड़गिड़ा कर कहा, नौजवान, तुम तो कमाल की जहानत रखते हो। मैं कसम खाकर कहता हूं मेरे अंदर इंसानियत है और ये इंसानियत जाग चुकी है। मैं तुम्हारे हर हुक्म की तामील करूंगा। तुम अपने वालिदैन की टेलीपैथी का सहारा नहीं लेना चाहते, कोई बात नहीं। मैं अपनी टेलीपैथी के जरिए सारी जिंदगी तुम्हारी खिदमत करता रहूंगा। मैंने तुम्हें इसलिए शिकार किया है। तुम अगर दिमाग पर जोर डालकर सोचो तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि मैंने अपनी मामा रसवंती के खिलाफ तुम्हें होशियार क्यों किया था। मैं नहीं चाहता कि तुम टेलीपैथी जानने वालों की गिरफ्त में आ जाओ। जेरी जैकब हाँ हाँ के अंदाज में सारी लाकर बोला, बिल्कुल ठीक, मैं समझ रहा हूँ, बल्कि बहुत अच्छी तरह समझ रहा हूँ। तुम्हारे और तुम्हारे वालिदैन के दरमियान यकीनन कुछ ऐसे इख्तलाफात हैं जिन्हें शायद तुम बयान करना पसंद नहीं करोगे, लेकिन मेरी समझ में आ रहा है। तुम अब भी कुछ नहीं समझे कि मैं तुम्हें मारना क्यों नहीं चाहता और तुम्हें दोस्त क्यों बनाना चाहता हूँ। ये बात मैं तुम्हें समझा देना चाहता हूँ, लेकिन हमारी बातें दूसरी तरफ सुनी जा रही हैं। पहले वो साउंड मशीन ऑफ कर दी जाए। जेरी जैकब ने कैमरे के पास खड़े हुए शख्स को हुक्म दिया, साउंड मशीन ऑफ कर दो। फरजाना की आवाज़ सुनाई दी, पारस, ये क्या कह रहे हो? मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, मुझे बताओ, क्या मैं कैदी बनकर रहूंगी या आज़ाद हो जाऊंगी? तुम मुझसे कहाँ मुलाकात करोगे? वह शख्स तेजी से साउंड मशीन की तरफ गया, फिर बड़ी फुर्ती से एक एक बटन को ऑफ करने लगा। फिर उसने इतनी ही फुर्ती के साथ अपने जेब से रिवॉल्वर निकाला। रिवॉल्वर निकालते ही उछलकर दूर फर्श पर जा गिरा ताकि वहां गिरते ही लुढ़क कर पारस पर गोली चला दे। उससे शख्स की तदबीर अच्छी थी मगर तकदीर अच्छी नहीं थी। पारस ने पहले ही कह दिया था कि उसे हथियार निकालने से पहले अपने हाथ पर जिंदगी की लकीर देख लेनी चाहिए। पारस के रिवॉल्वर से निकलने वाली गोली उसकी पेशानी पर लगी थी और वह वहीं चारों शाने चित हो गया था। जेरी जैकब बुरी तरह सहमा हुआ था। पारस ने कहा, मैं दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन हूं। एक ही वक्त में बोलता किसी से हूं, देखता किसी को हूं और गोली किसी को मारता हूं। अच्छे नौजवान, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। ये दोनों अहमक थे और अपनी हमाकत के बायस मर गए। ये अहमक नहीं थे, तुम थे। तुम मेरे सामने सहमे हुए खड़ो, लेकिन ख्याल ख्वानी के जरिए तुमने पहले साउंड मशीन वाले को मुझ पर गोली चलाने के लिए मजबूर किया। दूसरी बार तुमने उस कैमरामैन के दिमाग पर कब्जा जमाया और उसके जरिए गोली चलाने के सिलसिले में बड़ी जहानत का सबूत दिया, मगर अफसोस वो भी जान से गया। मैं कसम खाकर कहता हूं मैंने उनके दिमाग पर कब्जा नहीं जमाया था। उन्होंने अपनी मर्जी से तुम्हें मार डालने की कोशिश की थी। जो कुछ भी है मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मैं तुम्हें इसी तरह मोहलत देता रहूंगा। तुम हर पहलू से अपने बचाव की तदाबीर कर सकते हो और उन तदाबीर पर अमल कर सकते हो। जब थक जाओ, हार जाओ तो मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना। यह क्या कहते हो? मैं तो अभी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा हूं। मैं मानता हूं तुम बहुत अच्छा निशाना लगाते हो, तुम बहुत ज़हीन और हाजिर दिमाग हो। हम जितनी देर में तदबीर सोचते हैं उतनी देर में तुम कुछ ना कुछ कर गुजरते हो। मुझे तुम्हारे जैसे साथी की ज़रूरत है। मैं तुम्हें पाकर अपने आप को खुश नसीब समझूंगा। ऐ खुश नसीब इंसान, अब ये बता दे कि तेरे दूसरे जानिसार साथी इस मकान के चारों तरफ पहुंच चुके हैं या नहीं? वह चौंक कर बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तुमने थोड़ी देर पहले मेरे मुंह में रिवॉल्वर की नाल घुसेड़ दी थी, मेरे साथियों को बताने से रोक दिया था। अब तो साउंड मशीन बंद हो चुकी है, मैं किस तरह अपने साथियों को मदद के लिए बुला सकता हूँ? पारस ने सफाकी से घूर कर देखा, फिर कहा, मैं सोचता कुछ हूँ, बोलता कुछ हूँ और करता कुछ हूँ। मैंने तुम्हारे मुंह में रिवॉल्वर की नाल ठोंस कर कहा था तुम अपने साथियों को इस मकान का पता नहीं बताओगे। तुम भी खुश हो गए कि मैं अनाड़ी हूं और तुम्हारे फ्रेम में आ रहा हूं, लेकिन मैं पहले ही समझ रहा था तुम मुंह बंद करने के बाद ख्याल ख्वानी के जरिए अपने आदमियों को यहाँ का पता बताओगे। वो लोग शायद यहाँ पहुंच चुके हैं। अब बताओ, तुम यहाँ से जिंदा जाओगे या मुर्दा? वो रिवॉल्वर को देखते हुए बोला, हम दोनों जिंदा जाएंगे, हम आपस में दोस्त हैं। मैंने अपने खास वफादारों को यहाँ बुलाया है। तुमसे उनका तारुफ कराऊंगा ताकि वो कभी तुम्हें नुकसान न पहुंचाएं। तुम तारुफ नहीं कराओगे तब भी वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। मेरी एक बात अच्छी तरह सुन लो, तुम इस मकान के दरवाजे से जिंदा बाहर नहीं जाओगे। अगर तुम्हें जिंदगी प्यारी है और तुम वाकई मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो कोई खुफिया रास्ता बताओ। वो कुछ कहने के लिए मुंह खोल रहा था। पारस ने कहा, तुम ख्याल ख्वानी के जरिए अपने आदमियों को बताओगे कि अब किस रास्ते से मेरे साथ जाने वाले हो। अच्छे जवान, मैं तुमसे हर लम्हा मुतासिर हो रहा हूँ। मुझे अपनी जिंदगी बहुत अजीज है। मैं हराम मौत मरना नहीं चाहता, तुमसे दोस्ती करूंगा। कसम खाकर कहता हूं हम जिस खुफिया रास्ते से निकलेंगे उसका इल्म मेरे सिवा किसी को नहीं है और ना ही मैं किसी वफादार को बताना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं कुछ तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। तुम क्या जानना चाहते हो? तुम अपने वालिदैन की मुखालफत क्यों कर रहे हो? पारस ने गहरी सांस ली, फिर दर्द भरे अंदाज में कहा, तुम जानते हो कि फराद अली तैमूर के 2 बेटे हैं। दोनों का नाम पारस है और उन दोनों के मुतल्लिक कोई ये नहीं जानता कि उनमें से उनका असल बेटा कौन है। हाँ, ये बात तो दोस्त और दुश्मन सभी जानते हैं। दोनों पारस मुअम्मा बने हुए हैं,
लेकिन अब यह मुअम्मा नहीं रहा। इस बात का सबूत मिल चुका है कि पारस अव्वल ही रसवंती और फरहाद अली तैमूर का बेटा है। इस सिलसिले में जितने सबूत हासिल हुए उन्हें राज में रखा गया है। खास तौर पर मुझसे ये बात छुपाई गई है। वो जानती है मैं ज़हीन, हाजिर दिमाग और बहुत ही तेज़ व तर्रार हूँ। वो मुझे बेटा बनाए रखना चाहती हैं। वो एक मुंह से बेटा कहते हैं और दूसरे मुंह से हुक्म देते हैं कि तुम्हारे जैसे टेलीपैथी जानने वालों से टकराऊं, ट्रांसफार्मर मशीन को तबाह बर्बाद कर दूं। मैं ये करता आ रहा हूँ, लेकिन मेरी जहानत सवाल करती है कि मैं कब तक इनके हाथों में खिलौना बना रहूंगा। जेरी जैकब ने कहा, यह बहुत अहम सवाल है, तुम्हें इसका जवाब ज़रूर सोचना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ, इसलिए तुमसे दोस्ती कर रहा हूँ। मुझे भी एक टेलीपैथी जानने वाले साथी की ज़रूरत है। तुम्हारी बात दिल को लगती है और तुम्हारे वालिदैन से जो बुनियादी इख्तलाफात हैं उन्हें हर अकल तस्लीम करेगी। अगर मुझे मालूम होता कि तुम लावारिस हो, तुम्हें एक टेलीपैथी जानने वाले की ज़रूरत है, तो मैं पहले ही खुद को पेश कर देता। बहरहाल मेरे दिल से शकूक व शुबहात मिट चुके हैं। मैं सच्चे दिल से दोस्ती का हाथ बढ़ाता हूँ। उसने हाथ बढ़ाया। पारस ने मुसाफिया करते हुए कहा, अब खुफिया रास्ते से निकल चलो। ज़रा एक मिनट, मैं अपनी दोस्ती का पहला तोहफा तुम्हें देना चाहता हूँ, और वह है तुम्हारी गर्लफ्रेंड। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उसे आज़ादी का हुक्म दे रहा हूँ। वो थोड़ी देर के लिए चुप रहा, खला में तकता रहा। फिर उसने दिमागी तौर पर हाजिर होकर कहा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को आज़ाद किया जा रहा है। तुम जहाँ चाहोगे उससे मिल सकोगे। मैं यहाँ से निकलने के बाद ही मिल सकूंगा। बेशक बेशक। तुम यहाँ रिवॉल्विंग चेयर पर बैठो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। हम दोनों देखते ही देखते तय खाने में पहुंच जाएंगे। पारस ने इनकार में सारी लाकर कहा, मैं तन्हा रिवॉल्विंग चेयर पर नहीं बैठूंगा। या तो हम दोनों बैठेंगे या हम दोनों ही खड़े रहेंगे। बेशक बेशक, मैं भूल गया था कि एतमाद रफ्ता रफ्ता कायम होता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ खड़े रहे। जेरी जैकब ने रिवॉल्विंग चेयर के हैंडल को एक तरफ घुमाया तो उसके नीचे एक दूसरा हैंडल था। उस हैंडल के साथ एक बटन था जिसे दबाते ही फर्श का वो हिस्सा नीचे की तरफ धंसने लगा। उनके साथ रिवॉल्विंग चेयर भी नीचे जा रही थी। नीचे पहुंचते वो दोनों फर्श के उस हिस्से से उतर गए। वो हिस्सा फिर ऊपर की तरफ जाकर ऊपरी फर्श के बराबर हो गया। पारस ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई। वो एक छोटा सा हॉल कमरा था। एक बल्ब रोशन था। उसकी रोशनी में कई तरह के हथियार दिखाई दे रहे थे जो मुख्तलिफ रैकों में रखे हुए थे। एक तरफ खाने का वाफिर मिकदार में सामान मौजूद था। जेरी ने कहा, मैंने एहतियातन यह सामान यहाँ रखा है ताकि कभी महीनों छुप कर रहना पड़े तो किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मुझे यहाँ छुपने का शौक नहीं, लिहाजा हमें आगे बढ़ना चाहिए। उसने एक तरफ बढ़ते हुए कहा, यह जो सामने दीवार के साथ राइफल लगी हुई है, यह महज नुमाइशी है। इसके ट्राइगर को दबाने से फायरिंग नहीं होती, इसके नतीजे में कुछ और होता है। उसने करीब जाकर उस राइफल के ट्राइगर को दबाया तो दीवार का वो हिस्सा दो हिस्सों में तकसीम होने लगा। सामने एक सुरंग नुमा रास्ता था। पारस ने पूछा, यह रास्ता कितना लंबा है? हमें ज्यादा दूर नहीं जाना होगा। मेरे इस बंगले के बाद दूसरा बंगला है, दूसरे के बाद तीसरा, वो तीसरा बंगला भी मेरा ही है, और यह सुरंग नुमा रास्ता उसी बंगले में पहुंचकर खत्म होता है। उस बंगले में कोई तो जरूर होगा। फिलहाल कोई नहीं है। जब मैं चाहता हूं तो किसी को वहां देखभाल के लिए रख लेता हूं। वो बातें करते हुए उस सुरंग से गुजर रहे थे। पारस ने कहा, उन आदमियों का क्या होगा जो तुम्हारे बंगले का मुहासरा किए हुए? 1 मिनट की मोहलत दो, मैं उन सबको वहां से जाने का हुक्म देता हूँ। वो खामोश रहकर ख्याल ख्वानी के जरिए अपने आदमियों को हुक्म देने लगा कि वो मुहासरा तोड़कर चले जाएं। जब जरूरत होगी तो उन्हें तलब किया जाएगा। 1 मिनट के अंदर ही वो सुरंग के रास्ते से गुजरते हुए बंगले में पहुंच गए। पारस उसके साथ बंगले के एक एक हिस्से में जाकर देखने लगा। वहां कोई नहीं था। खिड़कियां अंदर से बंद थीं और दरवाजे मुकफ्फल थे। उसने सामने वाली खिड़की को जरा खोलकर देखा। उस खिड़की के अहाते के बाहर जो रास्ता था वहां कुछ लोग आते जाते दिखाई दे रहे थे। जेरी जैकब ने कहा, ये मेरे आदमी मुहासरा तोड़कर जा रहे हैं। उस कोठी के पोर्च में एक कार खड़ी हुई थी। पारस ने पूछा, क्या इसकी चाबी तुम्हारे पास है? हाँ, मेरे एक बेडरूम के सराहने वाली मेज की दराज में है। हम थोड़ी देर बाद यहाँ से निकलेंगे। पारस ने खिड़की को दोबारा अंदर से बंद करते हुए कहा, हमारे यहाँ से जाने और कुछ करने का कोई अहम मकसद होना चाहिए। सबसे बड़ा मकसद हमारी दोस्ती है। हमारी दोस्ती इसी तरह कायम रह सकती है कि हम दोनों अपनी अपनी जगह ताकतवर हों। मेरे पास अपनी जहानत और सलाहियतें हैं। तुम्हारे पास टेलीपैथी का हथियार है, लेकिन यह हथियार दूसरों के पास भी है। हमारी मालूमात के मुताबिक ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए 7 अफराद ने टेलीपैथी का इल्म हासिल किया। उनमें से एक टेलीपैथी जाने वाला सुपर मास्टर मारा जा चुका है। दूसरे तुम हो। बाकी 5 अफराद कौन है, कहाँ रहते हैं, उनके नाम और पते क्या हैं, ये तुम मुझे बताओगे। क्या तुम उन्हें भी ट्रैप करना चाहते हो? बेशक, हमारी दुनिया में सभी खुदगर्ज हैं। कोई ये नहीं चाहता कि उससे ज्यादा ताकत दूसरा हासिल करे। मैं भी खुदगर्ज हूं। मैं नहीं चाहता कि मेरे वालिदैन के सिवा कोई और टेलीपैथी जानने वाला मौजूद रहे। वो बौखलाकर बोला, ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तो तुम अपने वालिदैन के दुश्मन थे। तुम उनके बेटे नहीं हो। तुम लावारिस हो। फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? लावारिस होगा तुम्हारा बाप। खुदा मेरी मामा और मेरे पापा को हमेशा मेरे सर पर सलामत रखे। उनकी सलामती के लिए ही मैं तमाम टेलीपैथी जानने वाले शैतानों को खत्म कर देना चाहता हूँ। लिहाजा इसकी इब्तदा हो रही है। इससे पहले कि तुम ख्याल ख्वानी के जरिए अपने आदमी को होशियार करो, आओ मेरी बाजू में झूल जाओ। ये कहते उसने रिवॉल्वर के दस्ते से उसके सर पर एक जोरदार जरब लगाई। वो ऐसा भरपूर हमला था कि सर चकरा गया। वो आगे पीछे डगमगाते हुए कहीं ना कहीं गिरना ही चाहता था। पारस ने उसे बाजू में संभाल लिया। वो अच्छा खासा घर था, अब अस्पताल नजर आ रहा था। टॉम मूरस, साम मूरस, टॉम की बीवी और उसकी बेटी समार था।
सबकी मरहम पट्टी हो चुकी थी। सभी अपने अपने बिस्तर पर पड़े हुए थे। उन 4 पहलवानों की भी मरहम पट्टी हो चुकी थी। डॉक्टर ने मरहम पट्टी करते वक्त हैरानी जाहिर की। आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया? एक कमजोर ने 8 शाहजोरों को किस तरह जख्मों से चूर कर दिया? वो आठों इसका जवाब दे सकते थे मगर खामोश थे। मार खाने के बाद अपनी इंसल्ट महसूस कर रहे थे। डॉक्टर के सामने अपनी जुबान नहीं खोलना चाहते थे। डॉक्टर ने कहा, डॉन मूरस, तुम ही कुछ बताओ, आखिर ये क्या माजरा है? पारस ने डॉन मूरस की हैसियत से जवाब दिया, डॉक्टर अंकल, मैं खुद नहीं जानता ये सब कैसे हो गया। अलबत्ता इतना जानता हूं कि घर से भागने के बाद एक साइंसदान के पल्ले पड़ गया था। उसने मुझे कुछ दवाएं खिलाई, कुछ इंजेक्शन लगाए। इसके बाद मुझसे कहा कि आज से मैं शाहजोर हूं। अगर मुझसे कोई नरमी के साथ गुफ्तगू करेगा तो मैं उसके साथ दोस्त बनकर रहूंगा, कोई सख्ती करेगा तो दुश्मन बन जाऊंगा और जुनून में मुब्तला होकर उसकी बुरी तरह पिटाई करूंगा और उस वक्त तक पिटाई करता रहूंगा जब तक मुझ पर पानी नहीं डाला जाएगा। डॉक्टर ने कहा, यह बड़ी अजीब सी बात है, यकीन तो नहीं आता कि किसी साइंसदान ने ऐसी दवा ईजाद की होगी, लेकिन 8 जख्मियों को देखकर यकीन करना पड़ता है। फिर उसने टॉम मूरस से कहा, यह तो बड़ी आसान सी बात है। अगर यह जवान जुनून में और जोश में आकर तुम्हारी पिटाई कर रहा था तो तुम में से कोई इस पर पानी डाल सकता था, यह फिर कमजोर हो जाता। इसके जवाब में सबके सर झुके हुए थे, कोई जवाब नहीं देना चाहता था। पारस ने कहा, मैं बताता हूं। इन्होंने ये नुस्खा आजमाया था मुझ पर पानी डालकर, मुझे फिर नॉर्मल कर दिया, लेकिन ये समझ रहे थे मैं फिर कमजोर हो गया हूं। आप डॉक्टर अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कमजोर होने और नॉर्मल होने में फर्क है। इन्होंने दोबारा मुझ पर जुल्म किया, फिर मुझ पर जुनून सवार हुआ तो मैंने इनकी पिटाई शुरू कर दी। डॉक्टर ने कहा, ओह अच्छा, अब समझा। पानी डालने के बाद तुम जुनून से बाहर आ जाते हो और नॉर्मल हालत में रहते हो, लेकिन कोई तुम्हें छेड़े, कोई तुम पर सख्ती करे या तुम्हारी इंसल्ट करे तो तुम फिर तैश में आ जाते हो और शाहजोर बन जाते हो। जी हाँ, यही बात है। डॉक्टर हंसता चला गया। पारस ने पूछा, अंकल टॉम, अब इन 4 पहलवानों को रखोगे या छुट्टी दे दोगे? टॉम ने हकारत से उन चारों को देखते हुए कहा, दफा हो जाओ यहां से, कभी इस बंगले का रुख न करना। वो चारों सर झुकाकर वापस चले गए। पारस ने टेलीफोन का रिसीवर उठाकर अपने वफादारों में से एक को मुखातिब किया। फिर टॉम और साम को सुनाने के लिए कहा, जनाब साइंसदान साहब, मैं डॉन मूरस बोल रहा हूं। आपने तो वाकई कमाल कर दिया। जो दवाएं खिलाई और जैसे इंजेक्शन लगाए हैं, उससे तो ऐसा लगता है जैसे मैं करीब सुपरमैन बनने वाला हूं। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे लिए एक ऐसे आदमी का बंदोबस्त कर दें जो मेरे यहाँ खाने पीने का ख्याल रखे। मैं दुश्मनों के हाथ का पकाया हुआ खाना नहीं खाऊंगा। दूसरी तरफ से वफादार ने पूछा, जनाब क्या बात है, आप मुझे साइंसदान कहकर मुखातिब करें? यह मसलियत अंदेशी है, जो कह रहा हूं वो आप करें। अच्छी बात है, मैं ऐसे काबिल एतमाद शख्स को आपके पास भेज रहा हूं। पारस ने रिसीवर रखकर टॉम, साम और समार्था वगैरह की तरफ देखा। आज से तुम लोग अपने हाथों से पका कर खाओगे। तमाम मुलाजमों को छुट्टी दे दो, मैं यहाँ ज्यादा भीड़ पसंद नहीं करता। वो हुक्म सादिर करके डॉन मूरस के बेडरूम की तरफ चला गया। समार्था की मां ने रोने के अंदाज में कहा, हम तो डूब रहे हैं, अब क्या होगा? पता नहीं वो कमबख्त साइंसदान कौन है। साम मूरस ने कहा, वो जो कोई भी हो, हमें उसका पता चलाना होगा। टॉम मूरस ने कहा, हम बड़ी से बड़ी कीमत अदा करके उस साइंसदान से वो दवाएं और इंजेक्शन हासिल करके खुद भी शाहजोर बन सकते हैं। समार्था ने कहा, लेकिन हम किस तरह पता चलाएंगे? कमबख्त ने ऐसी पिटाई किया है कि हफ्तों बिस्तर से नहीं उठ सकेंगे। टॉम मूरस ने तमाम मुलाजमों को बुलाकर कहा, आज से तुम लोगों की जरूरत नहीं है। अगर तुम चाहते हो कि दोबारा इस बंगले में मुलाजमत करो और तुम्हारी तनख्वाहें पहले से दुगनी हो जाएं, तो उस साइंसदान को तलाश करो जिसके पास ये डॉन मूरस गया था। तुम में से जो उसका सुराग लगाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। एक मुलाजिम ने कहा, जनाब अगर वाकई ऐसी दवा का करिश्मा है कि कमजोर शाहजोर बन जाता है और उसमें शैतानी कुव्वतें समा जाती हैं, तो ऐसी दवा को हासिल करने के लिए दुनिया का हर शख्स एड़ी चोटी का जोर लगाएगा। दुनिया का हर शख्स उस साइंसदान को तलाश करेगा। हर एक की यही ख्वाहिश होगी कि शाहजोर बनने का नुस्खा हासिल हो जाए। मेरी भी यही ख्वाहिश है। मैं आज मुलाजिम हूं, कल शाहजोर बनकर आका बन सकता हूं, लिहाजा मुझे मुंह मांगे इनाम की जरूरत नहीं। जब आप मुलाजमत से निकाल ही रहे हैं तो मेरा आपका रिश्ता क्या रहा? मैं उस साइंसदान को अपने लिए तलाश करूंगा। ये कहकर वह चला गया। उसके पीछे दूसरे मुलाजिम भी चले गए। टॉम मूरस और उसका पूरा खानदान गुस्से से तिलमिला रहा था। बेबसी से सोच रहा था कि आज वे इतने बेदस्तोपा हो गए हैं कि मुलाजिम भी सर चढ़कर बोल रहे हैं और अपने बदलते हुए तेवर दिखाकर जा रहे हैं। पारस ने सुबह 9 बजे उनकी पिटाई की थी। वो रात के 9 बजे तक अपने अपने कमरों में भूखे प्यासे पड़े रहे। उनका ख्याल था डॉन मूरस को उन पर रहम आएगा, वो अपने खास मुलाजिम के हाथ से कुछ खाने पीने के लिए भेज देगा। लेकिन यह उनकी खुशफहमी थी, वो उनकी तरफ पलट कर नहीं आया था। आखिर 9 बजे समार्था कीमा कराते हुए उठकर बैठ गई। कहने लगी, कुछ तो करना ही होगा वरना हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। टॉम मूरस और साम मूरस ने कहा, यह लड़का संगदिल हो गया है, हमें खाने पीने के लिए भी नहीं पूछ रहा है। मुझे तो अपना मनसूबा खाक में मिलता दिखाई दे रहा है। समार्था ने आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे को देखा। नीचे का होंठ फट गया था, एक तरफ का गाल फूल गया था, आंखें सूज गई थी। वो रोते हुए बोली, मैं मुकाबले हुस्न में शरीक होने वाली थी, इस कमबख्त ने मेरी सूरत बिगाड़ कर रख दी, अब क्या होगा डैडी? टॉम ने झुंझला कर कहा, तुम्हें मुकाबले हुस्न की पड़ी है, बेवकूफ लड़की। डॉन मूरस को जल्द से जल्द जीतने की कोशिश करो वरना हम सब डूब जाएंगे। मैं इस अहमक को जीत नहीं सकती। इससे मोहब्बत का इजहार करती हूँ तो वो मोहब्बत को समझता ही नहीं है।
इसे किसी लड़की में कशिश नजर नहीं आती है। टॉम मूरस ने चुटकी बजाकर कहा, अब इसे कशिश महसूस होगी। जब वो दुआओं के असर से शहजोर बन रहा है तो औरत के हाथों कमजोर भी बन सकता है। दुनिया का हर शहजोर औरत में कशिश महसूस करता है, औरत में दिलचस्पी लेता है। तुम इस बार उससे मोहब्बत का इजहार करो, इससे शादी के लिए कहो। हमें यकीन है वो तुम्हारे दाम में आ जाएगा। 2 दिन तक उस बंगले में गहरी खामोशी रही। टॉम मूरस का खानदान एक कमरे में धीमी धीमी सरगोशियों में मसरूफ रहता था। पारस को ये मालूम करने की जरूरत नहीं थी कि वो क्या साजिश करने वाले हैं और आपस में किस किस्म की खिचड़ी पकाने वाले हैं। जो खिचड़ी पकती वो उसके सामने आने ही वाली थी। तीसरे दिन समार्था उसकी ख्वाबगाह में आई। पारस उठकर बैठ गया। वो उसके करीब आकर बोली, क्या मैं तुम्हारे पास बैठ सकती हूँ? उसने कहा, हाँ जरूर बैठो। वो बैठने लगी तो ये जरा पीछे हट गया। उसने पूछा, क्या बात है, मुझसे क्यों कतराते हो? वो बोला, मुझे शर्म आती है। समार्था ने उसे गौर से देखते हुए कहा, मेरी समझ में नहीं आता तुम क्या से क्या हो गए हो। घर से फरार होने से पहले तुम ऐसे ही शर्मीले और कमजोर से थे, जब वापिस आए तो शहजोर बन गए, हम सबका बुरा हाल कर दिया। मैं तन्हाई में तुम्हारे पास आई हूं तो फिर शर्मा रहे हो। वो अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोली, क्या मेरा हाथ पकड़ोगे? वह जरा और पीछे हटकर बोला, साइंसदान साहब ने समझाया, शादी से पहले किसी औरत का हाथ न पकड़ना। मैं तो कई बार तुमसे कह चुकी हूँ, तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मगर तुम ही मुझसे शर्माते हो, कतराते हो। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? वह सर झुकाकर बोला, तुम तो बहुत अच्छी हो, बहुत खूबसूरत हो। अगर मैं बहुत खूबसूरत हूं तो मुझसे शादी कर लो, फिर तुम साइंसदान की हिदायत के मुताबिक मेरा हाथ पकड़ सकोगे। मैं शादी करना चाहता हूं मगर शर्म आती है। इसमें शर्माने की क्या बात है? देखो, मैं लड़की होकर नहीं शर्माती। ना शर्माने वाली को बेशर्म कहते हैं। क्या तुम्हारे दीदों का पानी मर गया है? वो हंसते हुए बोली, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं किसी दूसरे के सामने बेशर्मी करूं तो वो बेहयाई होगी, लेकिन तुम मेरे अपने हो, मेरे जीवन साथी बनने वाले हो। तुमसे मुझे और तुम्हें मुझसे नहीं शर्माना चाहिए। तुम कहो तो मैं मम्मी और डैडी से कहती हूँ, वो फौरन हमारी शादी का इंतजाम कर देंगे। पारस शर्माने लगा। वो बोली, तुम्हारी शर्माने और मुस्कुराने का मतलब है कि तुम्हें मंजूर है क्या मैं शादी का इंतजाम करूं? पारस ने हाँ के अंदाज में सर हिलाया। वो खुश होकर उसके गले में बाहें डालते हुए बोली, ओह तुम बहुत अच्छी हो। जिस तरह तुमने शर्माते हुए हाँ कह दिया, उसी तरह शर्माते हुए शादी के कागजात पर भी दस्तखत कर देना, मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल जाएंगी। वो वहां से दौड़ती हुई गई, फिर अपने माँ बाप को यह खुशखबरी सुनाने लगी। सभी खुश हो रहे थे। बाजी फिर पलट रही थी। समार्था की मां ने कहा, मैं तो कहती हूँ लड़की के साथ नरमी से पेश आते रहो। अब जुल्म सितम को भूल जाओ। अगर जरा सी सख्ती करेंगे वो फिर जुनून में मुब्तला होगा। उन्होंने बहुत पहले शादी की तैयारियां की हुई थी। अपने मजहबी मसाइल में पड़ने की बजाय कोर्ट मैरिज के लिए दरख्वास्त दी हुई थी, जो मंजूर हो चुकी थी। जब उन्होंने देखा कि डॉन मूरस शादी के लिए तैयार है तो उन्होंने देर नहीं की। दूसरे ही दिन दुल्हा दुल्हन को लेकर कोर्ट में पहुंच गए। इससे पहले पारस ने एतराज करते हुए कहा, मुझे शादी पर एतराज नहीं, लेकिन मेरे ननियाल वालों को भी यहां मौजूद होना चाहिए। उन्हें तेल अबैब से बुला लो। टॉम मूरस ने कहा, आज शादी होगी, हम कल यहां से तेल अबैब रवाना हो जाएंगे। शादी की खुशियां तुम्हारे ननियाल में ही मनाई जाएंगी। वो राजी हो गया। अदालत में उससे और समार्था से पूछगिछ हुई। दोनों की रजामंदी के मुताबिक एक बड़े से रजिस्टर पर उनके दस्तखत ले लिए गए। निकाहनामे पर भी दस्तखत कराए गए। फिर वो दोनों मियाँ बीवी बन गए। अदालत से वापस आकर वो दोनों अपनी ख्वाबगाह में आ गई। पारस ने उसके करीब बैठकर हाथ पकड़ लिया। वो हैरानी से बोली, क्या अब तुम्हें शर्म नहीं आ रही? बिल्कुल नहीं, क्योंकि साइंसदान साहब ने कहा था कि शादी के बाद अपनी बीवी का हाथ पकड़ने में शर्माना नहीं चाहिए। वो मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें साइंसदान ने यह भी बताया होगा कि बीवी के पास आने से पहले उसे कुछ तोहफा दिया जाता है। हाँ, तुम जो कहोगी वो दूंगा। समार्था ने तकिए के नीचे से एक फाइल निकाली। उसमें चंद कागजात थे। पारस ने पूछा, ये क्या है? ये तुम्हारे कारोबारी कागजात हैं। अगर तुम इन कागजात पर दस्तखत कर दोगे तो मैं तुम्हारे तमाम कारोबार की मालका बन जाऊंगी। एक शौहर अपनी बीवी को इससे बढ़कर और क्या तोहफा दे सकता है? अक्लमंद शौहर तोहफे में अपना कारोबार नहीं देता, कारोबार की आमदनी देता है। मेरे कारोबार से जो आमदनी हुआ करेगी आखिर तुम ही उसे खर्च किया करोगी। फिर ये कागजात रखकर मुझसे सौदेबाजी क्यों कर रही हो? तुम इसे सौदेबाजी समझते हो, लेकिन मैं इसमें अपना तहफ़्फ़ुज़ समझती हूँ। तुम्हारा दिमाग कभी नॉर्मल रहता है, तुम कभी अब नॉर्मल हो जाते हो। ऐसी हालत में कारोबार पूरी तरह संभाल नहीं सकोगे। ये कारोबार मेरे हाथ में होगा तो मैं अच्छी तरह देखभाल करूंगी और इसे तरक्की भी दूंगी। देखो, कारोबार कोई समझदार आदमी ही चला सकता है, और मेरी समझदारी का सबूत यह है कि मैं इन कागजात पर दस्तखत नहीं करूंगा। समार्था ने एक झटके से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, फिर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी, तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगी। मैं तुम्हें पहली और आखिरी बार समझा रहा हूं, मेरे साथ मोहब्बत से पेश आओगी तो मोहब्बत मिलेगी। मुझसे नरमी का सलूक करोगी तो मैं भी तुम्हारे लिए बहुत प्यार करने वाला शौहर साबित होऊंगा। अगर तुम बदमजाजी दिखाओगी और मुझे तैश दिलाओगी तो मेरे तैश में आने के बाद क्या अंजाम होता है, यह तुम अपने पूरे मैके वालों के साथ देख चुकी हो। मैं तुम्हें तैश दिलाना नहीं चाहती, इंसाफ की बात कर रही हूं। मैं तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारूं या ना गुजारूं, इसका फैसला सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ। तुम गलत कह रही हो। अब यह फैसला तुम्हारे हाथ से निकल चुका है, तुम मेरी बीवी बन गई हो। यह कहकर उसने फिर हाथ पकड़ा तो वह हाथ छुड़ाकर उसे मारना चाहती थी। उससे पहले पारस ने उसके मुंह पर एक तमाचा जड़ दिया। उसके अलग से चीख निकली। आधी रात हो चुकी थी। बेटी की चीख सुनकर माँ बाप हड़बड़ाकर उठ बैठे। चचा सामने भी आकर कहा, यह तो समार्था की चीख है। इसके साथ ही दूसरी फिर तीसरी चीखें सुनाई दी।
वो सब तेजी से चलते हुए बल्कि भागते हुए डॉन मूरस के बेडरूम के सामने पहुंचे। फिर दरवाजे पर दस्तक दी। टॉम ने कहा, समार्था क्या बात है? उसकी मां ने कहा, बेटी मैंने तुम्हारी चीख सुनी है, तुम खैरियत से तो हो? पारस ने एक धड़ाके से दरवाजा खोला, फिर गुस्से से उन्हें देखते हुए उनकी तरफ फाइल बढ़ाते हुए कहा, ये रहे कारोबारी कागजात, इन्हें संभाल लो। उन्होंने फिर दरवाजा बंद कर दिया। टॉम मूरस, साम मूरस और समार्था की मां खुशी से खिल उठे। उन्होंने जल्दी से फाइल खोलकर देखा, कागज उलट पलट करने लगे, किसी पर दस्तखत नहीं थे। खुशी जितनी तेजी से आई थी उतनी ही तेजी से रुखसत हो गई। उन सबके मुंह लटक गए। फिर समार्था की मां ने वो फाइल एक तरफ गुस्से से फेंकते हुए कहा, हम बाजी हार रहे हैं, तुमने दौलत के लालच में बेटी एक कसाई के हवाले कर दी है। वो तीनों दरवाजे से कान लगाकर सुनने लगे। उन्हें कभी कभी कुछ सुनाई देता था। बहुत तवज्जो से सुनने की जरूरत पेश आ रही थी। वो बड़ी देर तक बेचैनी में मुब्तला रहे। फिर अचानक उन्हें मौसीकी सुनाई दी। तब उनकी समझ में आया कि दरवाजे के करीब ही रेडियो रखा हुआ है और उसमें से आवाजें आ रही हैं। वो तीनों दूर हट गए, घूर घूर कर उस दरवाजे को यूं देखने लगे जैसे अभी उसे तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। उनके दामाद ने शरारत से वो रेडियो दरवाजे के करीब लाकर रख दिया था ताकि अंदर की आवाज सुनाई ना दे और ससुराल वाले सुबह तक रेडियो प्रोग्राम सुनते रहे। दूसरी सुबह नाश्ते पर उन्होंने अपनी बेटी और दामाद का इंतजार किया। दोनों में से कोई नहीं आया। साम मूरस ने एक मुलाजिम से कहा, जाओ और डॉन साहब के दरवाजे पर दस्तक दो, उनसे कहो कि नाश्ते पर इंतजार हो रहा है। वह हुक्म की तामील के लिए गया। फिर थोड़ी देर बाद आकर बोला, साहब ने कमरे में नाश्ता लाने को कहा है। समार्था की मां ने अपने सीने पर हाथ रखकर कहा, मेरा दिल घबरा रहा है। जिसे हम कमजोर और बुजदिल समझते थे वो कसाई बन चुका है। उसने यकीनन मेरी बेटी को मार डाला है और उसकी लाश के पास बैठा नाश्ता कर रहा है। टॉम ने झुंझलाकर कहा, क्यों बकवास कर रही हो? क्या वो हमारी बेटी को मार डालने के बाद इतनी आसानी से यहाँ रह सकता है? क्या उसे कानून का डर नहीं है? माना कि वो शाहजोर बन के लेकिन कातिल नहीं बन सकता। समार्था की मां ने अपनी जगह छोड़ते हुए कहा, मैं नाश्ता नहीं करूंगी, पहले अपनी बेटी की खैरियत मालूम करूंगी। वो तेजी से चलती हुई डाइनिंग रूम से निकल गई और डॉन के कमरे के सामने आई। दरवाजे पर दस्तक दी। फिर कहा, समार्था मैं तुम्हारी मां हूं, हमें 1 बजे की फ्लाइट से तेल अबैब जाना है। क्या तुमने अपना सामान पैक कर लिया है? दरवाजा खुला। फिर पारस ने झांक कर कहा, हमने अपना तमाम सामान पैक कर लिया है। हमें फ्लाइट का वक्त मालूम है, हम 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। मैं अपनी बेटी से बात करना चाहती हूँ, मैंने उसे कल से नहीं देखा है। तो आप सीधी तरह अपना मकसद बयान करें, हमें फ्लाइट का वक्त क्यों बता रही हैं? अंदर तशरीफ ले आइए। पारस ने दरवाजा पूरी तरह खोल दिया। वो तेजी से अंदर आई। फिर अपनी बेटी की तरफ देखा। वह पलंग के सिरे पर बैठी नाश्ता करने में मसरूफ थी। उसका चेहरा जर्द पड़ गया था। आंखों में ऐसा खुमार था जैसे पूरी बोतल पी लियो। उसने मुस्कुरा कर कहा, हेलो मम्मी। मां ने करीब पहुंचकर उसे गौर से देखते हुए पूछा, क्या तुम नशे में हो? वो हंसते हुए बोली, हाँ, डॉन के प्यार का नशा है। आप परेशान क्यों हैं? तुम बीमार बीमार से लग रही हो। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप परेशान ना हो। आराम से जाकर नाश्ता करें और रवानगी की तैयारी करें। बेटी, रवानगी से पहले तुम्हारे डैडी तुमसे कुछ बातें करना चाहते हैं। वो हंसते हुए बोली, मैं समझ गई, सब समझ गई। आप लोग कारोबारी कागजात पर डॉन के दस्तखत कराना चाहती हैं। फिक्र न करें, डॉन दस्तखत कर देंगे, लेकिन अभी नहीं। तिलबैब पहुंचने के बाद आप जाएं, हमें डिस्टर्ब ना करें। मां को वहां से जाना पड़ा। उसने टॉम और साम के पास आकर कहा, बेटी हाथ से निकल रही है, पता नहीं घर से फरार होने के बाद उसका वक्त में ऐसी क्या तब्दीलियां आ गई हैं। वो कुछ जादूगर बन गया है। पहले तो कमजोर से शाहजोर हुआ, अब ऐसा लगता है जैसे हिप्नोटाइज करना जानता हो। मेरी बेटी को अपनी मामूला बना चुका है। वो बड़ी बेपरवाही से कह रही है कि कारोबारी कागजात पर दस्तखत हो जाएंगे, लेकिन तिलबैब पहुंचने के बाद। सामने कहा, यह तो बड़ी गड़बड़ हो गई। क्या हम तिलबैब पहुंचने का प्रोग्राम मनसूख कर दें? टॉम मूरस ने कहा, हमारे मनसूख करने से क्या होगा? समार्था उसकी बीवी बन चुकी है, वो उसे अपने साथ ले जाएगा। हम यहां रहकर क्या करेंगे? हमें हर हाल में जाना ही होगा। दिन के 1 बजे वो काफिला तिलबैब के लिए रवाना हो गया। तैयारे में पारस और टॉम का सामना हुआ तो उसने पूछा, आप कौन है? टॉम ने हैरानी से कहा, यह क्या कह रहे हो? तुम अपने अंकल टॉम को नहीं जानते? अब मैं तुम्हारा सिर्फ अंकल ही नहीं, तुम्हारा ससुर भी हूं। पारस ने दोनों हाथों से अपने सर को थाम कर कहा, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मैं बहुत सी बातें भूलता जा रहा हूं। शायद ये उसी दवा का रिएक्शन है। पारस ने अपनी याददाश्त कमजोर करने का ये चक्कर इसलिए चलाया था कि कहीं डॉन के ननियाल वालों को पहचानने में गलती ना हो। वैसे उसने ननियाल वालों के एक एक फर्द की तस्वीरें अच्छी तरह देख ली थी। उनके मुतालिक डॉन से बहुत कुछ मालूम कर चुका था। इसके बाद भी कोई भूल चूक होती तो वो काबिल मुआफ़ी होता, क्योंकि डॉन की दिमागी कमजोरी को सब जानते थे। वो तिलबैब पहुंच गए। पारस ने तैयारी की सीढ़ी से उतरकर इसराइल की सरजमीन पर कदम रखा। फिर चंद लम्हों के लिए रुक गया। अपने तस्वुर में शीबा को देखा। फिर दिल ही दिल में कहा, मम्मी मैं आ गया हूं। आज मेरे कदम इस सरजमीन पर हैं जहां आपको दफन किया गया है। आज से इस मुल्क के लोगों का सुकून और इत्मीनान दफन होता रहेगा। ब्लाइंड क्लब के चंद कातिलों को मार डालने से मेरे इंतकाम की प्यास नहीं बुझेगी। पहले इन बदबख्तों ने आपको कत्ल किया, फिर आपकी बहू को अगवा करने की कोशिश की। मैं इन्हें बताऊंगा कि पराई बहू और बेटी वालों की भी इज्जत और गैरत होती है। आपकी ममता की कसम, आज से ये लोग सुकून की नींद नहीं सो सकेंगे। समार्था ने पीछे से आकर पूछा, ये तुम रुक क्यों गए? वो चौंक कर बोला, कुछ नहीं।
मुझे यहाँ लोगों की सांसें रुकती दिखाई दे रही थीं, इसलिए रुक गया था। चलो। वो समर्था के हाथ में हाथ देकर आगे बढ़ गया। विजिटर्स गैलरी में डॉन मूरस के ननिहाल से ताल्लुक रखने वाले कई अफराद आए थे। उनमें खास तौर पर डॉन के नाना थे, जिन्हें पारस ने देखते ही पहचान लिया, फिर फौरन ही आगे बढ़कर गले लगा लिया था। गले लगते ही नाना के पीछे एक हसीन दोशीज़ा दिखाई दी। वो जितनी हसीन थी उतनी ही उदासी थी। उसकी उदासी ने उसके हुस्न को और मसूरकुन बना दिया था। उस लड़की के आसपास दो जवान खड़े हुए थे और वह दोनों साम मूरस और टॉम मूरस को घूर कर देख रहे थे। नाना ने उसकी पेशानी को चूम कर कहा, आओ बेटे, अपने अजीजों से मुलाकात करो। तुम्हारी तो भूलने की आदत है। मैं देखता हूं अब तुम्हारा जहन कैसा है। जरा इन सबको पहचानो तो। पारस ने कहा, नाना मैंने आपको पहचान लिया, क्या यह सबूत काफी नहीं है? नाना ने कहकहा लगाते हुए कहा, तुम मेरी बेटी के बेटे हो, भला मुझे कैसे भूल सकते हो? अच्छा ये बताओ, ये कौन है? वो एक उधेड़ उम्र के शख्स को दिखा रहा था। पारस ने कहा, ये हमारे छोटे नाना यानी आपके छोटे भाई हैं। ये हमारी छोटी नानी है और ये दोनों जवान छोटे नाना के साहिबजादे हैं। और इनके दरमियान खड़ी हुई ये लड़की नैन्सी है, हमारे छोटे नाना की साहबजादी की साहबजादी। उसके नाना ने खुश होकर कहा, भाई जवाब नहीं है। तुम्हारी याददाश्त तो बहुत अच्छी हो गई है, तुमने सबको पहचान लिया। लड़की के पास खड़े हुए जवान ने कहा, लेकिन ये भूल गए कि नैन्सी इनकी मंगेतर थी। पारस ने चौंक कर नैन्सी को देखा, फिर हैरानी से समार्था को देखकर बोला, क्यों समार्था, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि नैन्सी मेरी मंगेतर थी? तुमने ये जानते हुए भी मुझसे शादी क्यों की? उसके नाना ने उसके शाने को थपक कर कहा, बेटे ये घरेलू मसाइल हैं और ये घर नहीं है, एयरपोर्ट की इमारत है, चलो यहाँ से। वह इमारत के एक हिस्से से गुजरने लगे। अचानक ही एक शख्स तेजी से दौड़ता हुआ नजर आया। वह दौड़ लगाता हुआ उधर आ रहा था जिधर से तैयारे के मुसाफिर गुजर रहे थे। उन मुसाफिरों में डॉन मूरस का पूरा खानदान मौजूद था। उस दौड़ने वाले शख्स के पीछे मुसल्ला सिपाही और अफसरान दिखाई दे रहे थे। एक अफसर ललकारते हुए कह रहा था, रुक जाओ वरना गोली मार दूंगा। भागने वाला नादान नहीं था। वह समझ रहा था अफसर मुसाफिरों की भीड़ में उसे गोली नहीं मार सकेगा, क्योंकि निशाना चूकने पर किसी मुसाफिर की मौत वाक़ई हो सकती थी। उन आगे पीछे भागने वालों को देखकर मुसाफिरों में भी भगदड़ मच गई। सब इधर से उधर भागने लगे। पारस बूढ़े नाना को अपने बाजू में उठाकर एक तरफ दौड़ लगा रहा था। उसी वक्त समार्था की चीख सुनाई दी। उसने नाना को एक दीवार की आड़ में खड़ा करने के बाद पलट कर देखा तो समार्था उस भागने वाली की गिरफ्त में थी। वो उसकी कनपटी से रिवॉल्वर की नाल लगाकर कह रहा था, खबरदार, अगर कोई मेरे करीब आएगा तो मैं इसे गोली मार दूंगा। पुलिस वाले दूर ही रुक गए थे, मुसाफिर भी दूर ही दूर थे। फरार होने वाले के सामने खुला मैदान था। वह आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ बढ़ने लगा। वो दो नौजवान जो नैन्सी के आसपास नजर आए वो रिश्ते में नैन्सी के मामू थे। उनमें से एक मामू ने टॉम मूरस को देखकर हकारत से कहा, तुमने मेरी भांजी नैन्सी के खिलाफ साजिश की थी, अपनी बेटी को चुपचाप डॉन से ब्याह दिया। आप देखो मौत तुम्हारी बेटी के कितने करीब है। टॉम मूरस ने गुस्से से कहा, यू शट अप, वो मेरी बेटी को नहीं मारेगा, सिर्फ यरगमाल बनाकर ले जा रहे। नैन्सी के मामू ने कहा, मैं उसे सिर्फ यरगमाल बनाकर ले जाने का मौका नहीं दूंगा, खुद मुदाखलत करूंगा तो वो जरूर तुम्हारी बेटी को गोली मारेगा। नाना ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? वो फरार होने वाला समार्था की जान जरूर लेगा, साथ ही तुम्हें भी मार डालेगा। मामू ने कहा, मैंने अपनी बहन को जुबान दी थी कि मेरी भांजी की शादी डॉन मूरस से होगी। मैं जुबान हारने वाला नहीं हूं। आज मेरी वो बहन दुनिया में नहीं है। मैं भी अपनी भांजी के लिए जान देकर बहन के पास चला जाऊंगा। ये कहती वो जेब से रिवॉल्वर निकालकर छलांग लगाता हुआ फरार होने वाले से कुछ फासले पर पहुंच गया। फिर ललकारते हुए बोला, खबरदार, मैं तुम्हारे जैसे मुजरिमों को फरार होने का मौका नहीं दूंगा। पुलिस वाले कानून से मजबूर हैं। ये किसी शहरी की जान तो खतरे में डालकर तुम्हें गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन मैं पुलिस वाला नहीं हूं, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये कहते उसने ठाए से गोली चलाई। पता नहीं उसने किस पर गोली चलाई थी, समार्था पर या उस फरार होने वाले पर, लेकिन गोली समार्था को ही लगी। उसके हलक से एक चीख निकली और वह उसकी जिंदगी की आखिरी चीख थी। दूसरी बार ठाए से गोली चलने की आवाज सुनाई दी। इस बार फरार होने वाले ने नैन्सी के मामू को निशाना बनाया था। फिर वो पलक झपकते ही छलांगे लगाता हुआ मुसाफिरों की भीड़ में दोबारा पहुंच गया। यह महज इत्तफाक नहीं था, कुदरत का तमाशा था। उसने भीड़ में पहुंचते ही पारस की गर्दन दबोच ली और उसकी कनपटी से रिवॉल्वर की नाल लगाते हुए बोला, अब मैं इस जवान को गोली मार दूंगा। अचानक टॉम मूरस का कहका सुनाई दिया। वो पहले बेटी की मौत पर रो रहा था, अब कहके लगाते हुए कह रहा था, देखो देखो, नैन्सी के लिए रास्ता साफ करने की खातिर एक दुश्मन ने मेरी बेटी की जान ली। अब जिसकी खातिर जान ली गई उसकी जान खतरे में है। अब डॉन मूरस मरेगा तो दौलत और जायदाद के सारे झगड़े मर जाएंगे। पारस ने जानबूझकर अपनी गर्दन उस फरार होने वाले के बाजू में फंसा रखी थी, वरना पलक झपकते ही वो उससे निजात हासिल कर सकता था और उसे उठाकर पुलिस वालों की तरफ फेंक भी सकता था। एक पुलिस ऑफिसर कह रहा था, जमाल बिन मुस्तफ़ा, तुम हुकूमत के बागी हो, फरार होने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। जहां भी जाओगे इसराइल की जमीन तुम्हारे लिए तंग होगी, हर जगह मौत तुम्हारे ताक़ुब में होगी। हम तुम्हें समझा रहे हैं, बेगुनाह मुसाफिरों की जिंदगियों से मत खेलो, खुद को कानून के हवाले कर दो। उस फरार होने वाले का नाम जमाल बिन मुस्तफ़ा था। उसने रिवॉल्वर की नाल पारस की कनपटी से हटाकर उसका रुख बोलने वाले अफसर की तरफ किया, फिर कहा, मैं तुम्हारी धमकियों में आने वाला नहीं हूं। तुम मुझे बागी कहते हो, मैं हुब्बुल वतन हूं।
मैं ज़मीन का बेटा हूँ, फ़लस्तीनी मुजाहिद हूँ, जिहाद करते करते जान दूंगा मगर मैं सर नहीं झुकाऊंगा। जिस वक्त वह रिवॉल्वर आगे बढ़ाकर उस अफसर को निशाने पर रख रहा था और बोल रहा था, उस वक्त पारस रिवॉल्वर के चैम्बर को देख रहा था। ट्रैगर दबाने के बाद चैम्बर जिस सिमत घूमने वाला था उस खाने में कोई बुलेट नहीं थी। उसके बाद के चैम्बर वाले खाने भी खाली थे। पारस ने आहिस्तगी से कहा, जमाल बिन मुस्तफ़ा, तुम हुबुल वतन हो लेकिन अनाड़ीपन के बायस जान से जाओगे। पता नहीं तुम कहाँ से और कब से गोलियां चलाते आ रहे हो। तुमने ये हिसाब नहीं रखा कि 6 गोलियां चला चुके हो और तुम्हारे रिवॉल्वर का चैम्बर खाली है। जमाल बिन मुस्तफ़ा ने बौखलाकर पहले रिवॉल्वर को फिर पारस को देखा। पारस ने जल्दी से कहा, देखो, अपनी बदहवासी जाहिर न करना, इसी तरह डटे रहो और मुझे आहिस्ता आहिस्ता इमारत के बाहर ले चलो। उसने पारस के मशवरे पर अमल किया। रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपट्टी पर रखकर आहिस्ता आहिस्ता इमारत के बाहर आ गया। पुलिस वाले उसके पीछे पीछे थे, लेकिन उनके दरमियान काफी फासला था। डॉन मूरस का नाना और उसके खानदान के दूसरे लोग हाथ हिला हिलाकर पुलिस वालों से कह रहे थे, प्लीज गोली ना चलाना, हमारा नवासा यहाँ बहुत अरसे बाद आया है, उसकी जान खतरे में है, फॉर गॉड से गोली ना चलाना। इमारत के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई थी, वहां भी मुसल्ला सिपाही थे। जमाल बिन मुस्तफ़ा ने कहा, खबरदार कोई चालाकी ना दिखाना, सब दूर चले जाओ, गाड़ी छोड़ दो वरना इस नौजवान को गोली मार दूंगा। वो सब अपने अफसर के हुक्म से गाड़ी छोड़कर दूर चले गए। उसने स्टीयरिंग सीट के पास आकर पारस से कहा, जवान तुम ड्राइव करोगे और मैं पिछली सीट पर बैठूंगा। पारस ने कहा, इस गाड़ी को ले जाने की हमाकत ना करना, मैंने कनखियों से देख लिया, ईंधन का कांटा बता रहा है पेट्रोल बहुत थोड़ा है, कोई दूसरी गाड़ी पकड़ो। उसने दूसरी गाड़ी पकड़ी, उसके ड्राइवर को खींचकर बाहर निकाला, फिर पारस को उसमें बैठने के लिए कहा। पारस ने स्टीयरिंग सीट संभाली और वह पिछली सीट पर आ गया। पुलिस वाले दूर से देख रहे थे कि उसने पारस को निशाने पर ले रखा है। वह एयरपोर्ट के हाथे से निकलकर एक शाहराह पर पहुंच गई। जमाल बिन मुस्तफ़ा ने पीछे घूमकर देखा, बहुत दूर पुलिस की गाड़ी दिखाई दे रही थी। पारस ने कहा, अपना रिवॉल्वर मेरी सीट की पुश्त से इस तरह बांधो कि नाल मेरे सर से या गर्दन से लगती रहे। मैं ताकुब करने वालों को डॉज देकर गाड़ी किसी गली में ले जाऊंगा, तुम दरवाजा खोलकर निकल जाना। रिवॉल्वर को सीट की पुश्त से बांधते हुए बोला, जवान तुम मुझे शदीद हैरानी में मुब्तला कर रहे हो। मैं जानता हूं तुम एक यहूदी अरबपति के नवासी हो, यकीनन तुम भी यहूदी हो, लेकिन एक मुसलमान की मदद कर रहे हो। तुम चाहते तो मुझे वहीं गिरफ्तार करा सकते थे, फिर तुमने मुझे पुलिस की गाड़ी में जाने से रोका क्योंकि उसमें ईंधन नहीं था। तुम्हारी हाजिर दिमागी का जवाब नहीं, तुमने मेरे रिवॉल्वर के चैम्बर को भी देख लिया और ईंधन के कांटे को भी पढ़ लिया। मैं फ़लस्तीनी मुजाहिद हूं, तुम यहूदी होकर भी आखिर मेरी क्यों मदद कर रहे हो? पारस ने पूछा। तुम मेरी दास्तान सुनना चाहोगे या अपनी जान बचाने की फिक्र करोगे? मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं है, हम मुजाहिद जानते हैं आने वाला कोई भी पल हमारे लिए शहादत का मर्तबा ला सकता है। मैं तुम्हारे मुतालिक जरूर जानना चाहता हूँ। अगर खुदा को मंजूर हुआ और आइंदा कभी मुलाकात हुई तो अपने बारे में जरूर बताऊंगा। फिलहाल एक वादा करो। मैं वादा करता हूँ, बोलो क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं तुम अपने साये को भी ये ना बताना कि मैं जानबूझकर तुम्हारा शिकार बना हुआ था और मैंने तुम्हारी मदद की थी। हाँ मैं समझता हूं, अगर पुलिस वाले या इंटेलिजेंस वाले ये सुन लेंगे कि तुमने मेरी मदद की थी तो वह तुम्हें फौरन गोली मार देंगे। पारस ने कार एक गाड़ी में मोड़ दी, थोड़ी दूर तक ड्राइव करता हुआ गया, फिर रफ्तार सुस्त करते हुए बोला, अब यहां से निकल जाओ, पिछला दरवाजा अच्छी तरह बंद कर दो। उसने गाड़ी एक जगह रोक दी, वो फौरन बाहर निकला, फिर दरवाजे को बंद करते हुए बोला, सिर्फ इतना बता दो, क्या तुम मुसलमान हो? पारस ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो उस गली से शाख दर शाख गुजरता हुआ फिर एक शाहराह पर पहुंचा तो पुलिस की गाड़ियों ने उसे दोनों तरफ से रोक लिया। 4 पुलिस वाले बुलेट प्रूफ लिबास पहने हुए थे। वो आहिस्ता आहिस्ता कार की तरफ बढ़ते हुए कह रहे थे, जमाल बिन मुस्तफ़ा, खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश कर दो। एक नौजवान की जिंदगी से ना खेलो, इस बार तुम्हें बचकर निकलने का मौका नहीं दूंगा। कार की तरफ आने वाले रुक गए। एक ने जरा झुककर कार के अंदर देखते हुए कहा, अरे अंदर तो कोई नहीं है। वो सब तेजी से दौड़ते हुए पारस के पास आए। फिर एक ने पूछा, जमाल बिन मुस्तफ़ा कहाँ है? पारस ने सहमे हुए अंदाज में पीछे की तरफ इशारा किया। कार की दूसरी खिड़की से झांककर अंदर देखने वाले सिपाही ने कहा, सर यहां मुजरिम नहीं है, लेकिन उसका रिवॉल्वर सीट की पोस्टर से बंधा हुआ है और यह जवान समझ रहा है कि मुजरिम पीछे बैठा हुआ है। एक अफसर ने तेजी से करीब आकर पूछा, वो कहाँ गया? सीट की पोस्टर से बंधे हुए रिवॉल्वर को निकालकर पारस के सामने लाया गया। उसे यकीन दिलाया गया कि मुजरिम पीछे नहीं है। तब उसने पूछा, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो समझ रहा था वो पीछे बैठा हुआ है। तुम्हें कुछ तो खबर होगी वो किस तरह निकल कर गया, उसने दरवाजा जरूर खोला होगा। पारस ने कहा, उसने मुझे एक जगह गाड़ी रोकने का हुक्म दिया था और कहा था वो सीट पर बैठे बैठे दरवाजे को खोलेगा और बंद करेगा और यह देखेगा कि मैं पीछे पलट कर देख रहा हूं या नहीं। अगर देखूंगा तो वो मुझे गोली मार देगा। लिहाजा मैं सीधा स्टीयरिंग सीट पर बैठा रहा, सामने देखता रहा। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बंद किया, फिर मुझे हुक्म दिया कि मैं गाड़ी आगे बढ़ाऊं। मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। मुझे क्या मालूम था कि वो गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाजे को बंद कर रहा है और खिड़की से अंदर झांककर हुक्म दे रहा है कि मैं गाड़ी आगे बढ़ा दूं। मैं भला क्या कर सकता था? मैं तो समझ रहा था अभी तक वो मेरे पीछे है। पारस को पुलिस स्टेशन पहुंचाया गया, वहीं उसके नाना उसे लेने आ गए।
जरूरी कार्रवाई के बाद उसे जाने की इजाजत दे दी गई। जब वो घर पहुंचा तो वहां मातमी सकूत छाया हुआ था। घर में 2 लाशें थीं, एक समार्था की लाश और दूसरी नैन्सी के मामू की लाश। वो दोनों आपस की दुश्मनी में मारे गए थे और आपस में दुश्मनी करने वाले वहीं एक ही घर के अहाते में बैठकर मातम कर रहे थे। दूसरे दिन डॉन मूरस के नाना ने टॉम मूरस से कहा, मैं अपने खानदान से दुश्मनी रखने वालों को घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता, लिहाजा तुम लोगों के लिए होटल में रिहाइश का इंतजाम कर दिया गया है। वहां जाओ और पहली फ्लाइट से तेल अबैब छोड़ देने की कोशिश करो। मैंने कल रात अपना एक आदमी इस्तांबुल भेज दिया है, वह डॉन के बाप का कारोबार संभाल लेगा। तुम वहां जाकर मुदाखलत नहीं करोगे, अगर करोगे तो तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। टॉम मूरस अपनी बीवी और भाई साम मूरस के साथ वहां से चला गया। वो बुरी तरह बाजी हार चुका था। बाजी जीत लेने के लिए जिस बेटी का सहारा था, अब वो दुनिया में नहीं रही थी। डॉन मूरस के नाना बहुत बड़ी स्टील मिल के मालिक थे। इस मिल में डॉन के बाप का भी हिस्सा था। अब तो नाना की तरफ से भी उसे हिस्सा मिलने वाला था। शर्त यही थी कि नैन्सी से शादी की जाए। पारस को शादियां करने से दिलचस्पी नहीं थी, ना ही वो इस मकसद के लिए आया था कि समार्था से शादी करे। वो मर जाए तो नैन्सी को अपना ले। नैन्सी के बाद फिर किसी और की बारी आई। वो तो वहां के तमाम आला ओहदेदारों और जिम्मेदार अफसरों की नींदें उड़ाने आया था और इसके लिए तदबीरें सोच रहा था कि ऐसे अफराद तक किस तरह पहुंचना चाहिए। डॉन के नाना तक पहुंचने के बाद दुश्मनों तक पहुंचना कदरे आसान हो गया था। उनके स्टील मिल से फौजी अफसरान का ताल्लुक था। उस मिल में जदीद राइफलों की नालें और दस्ते का अंदरूनी ढांचा तैयार होता था। फिर उस राइफल के अंदरूनी ढांचे को असला साज फैक्ट्री में भेजा जाता था। पारस ने नाना से कहा, मैं स्टील मिल देखना चाहता हूं और वहां के कारोबार को समझना चाहता हूं। उसके नाना ने खुश होकर कहा, मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या होगी कि तुम वहां का कारोबार समझोगे और कारोबार संभालोगे, मुझे बुढ़ापे में आराम करने का मौका दोगे। जब वो स्टील मिल पहुंचा तो नैन्सी वहां मौजूद थी। मुस्कुराकर बोली, मैंने भी कुछ कारोबार सीखा है और कुछ तुम्हारे साथ घूम फिर कर सीख लूंगी। पारस ने कहा, हाँ, कारोबार में औरत साथ हो तो यहां भी घर जैसा दस्तूर होना चाहिए, यानी मिल के अंदरूनी मामलात को तुम संभालो, बैरूनी मामला से मैं निपट लिया करूंगा। वो करीब आकर बोली, मामलात अंदरूनी हो या बैरूनी, नाना जान का ख्याल है हम दोनों को हर जगह साथ रहना चाहिए। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं अपने साय को भी हमेशा अपने साथ नहीं रखता। जब वो धूप में पीछा करता है तो मैं साय में आ जाता हूँ, रोशनी में पीछा करता है तो मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ। वो हंसते हुए बोली, हम दोनों अरबपति नाना के नवासे और नवासी हैं। मैं दौलत की धूप में तुम्हारे साय की तरह हूँ। क्या मुझसे बचने के लिए मुफलिसी की छांव में जाना पसंद करोगे? अगर तुम वादा करो कि मेरा पीछा छोड़ दोगी तो मैं अपने हिस्से की दौलत और जायदाद तुम्हारे नाम लिख दूंगा। वो एकदम से बिफर कर बोली, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? क्या मैं बदसूरत हूं? क्या मैं हसीन और स्मार्ट नहीं हूं? क्या मुझ में कोई खामी या खराबी है जो तुम मुझसे पीछा छुड़ाना चाहते हो? तुम अपने आप को समझते क्या हो? मैं नाना से शिकायत करूंगी। ताजुब है, मैं सारी दौलत और जायदाद तुम्हारे नाम लिखना चाहता हूं और तुम बेइज्जती महसूस कर रही हो। एक हसास और खुददार औरत ये बर्दाश्त नहीं करती कि कोई उस पर थूक कर दौलत की बारिश करे। तुम गलत समझ रही हो, तुम बहुत हसीन, बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। समार्था से जबरन मेरी शादी हुई थी, वरना मैं शादी करने के हक में नहीं हूँ। अभी मेरी तुम्हारी उम्र ही क्या है? अभी मैं दुनिया देखना चाहता हूँ और तन्हा रहना चाहता हूँ। यही वजह है कि तुमसे दूर रहता हूँ। तुम्हें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। नैन्सी ने उसकी आंखों में देखा, फिर नजरें झुका ली। चंद सेकंड बाद आहिस्ता आहिस्ता नजरें उठाकर फिर देखा। इसके बाद नजरें झुकाते हुए बोली, तुम्हारी आंखों में बला की चमक है, दिल खिंचा जाता है। एयरपोर्ट पर तुम्हें देखते ही मेरा दिल बेकाबू हो रहा था। क्या तुम कोई अमल करते हो? मैं कुछ नहीं करता। पता नहीं क्यों मेरी आंखों में ऐसी चमक है जैसी तुम बयान कर रही हो, हालांकि मैंने कभी महसूस नहीं किया। पारस उसे यह नहीं बता सकता था कि वह शमा बीनी की मशकों से गुजरता रहा है। खुली फिजा में मुराकबे के दौरान किसी एक नुक्ते को तकता रहे। ऐसी मशकों से गुजरने वालों की आंखें अजीब अंदाज में पुरकशिश हो जाती हैं, देखने वालों को अपनी तरफ खींचने लगती हैं। उसने जेब से आनेक निकालकर अपनी आंखों पर लगाते हुए कहा, अब मुझे देखो, तुम्हारी आंखें नहीं झुकेंगी, तुम्हारा दिल तुम्हारी पास रहेगा, मेरी तरफ नहीं आएगा। उसने नजरें उठाकर देखा, फिर हाथ बढ़ाकर उसकी स्याह गॉगल्स को उसकी जेब में ठूंसते हुए कहा, तुम्हारी आंखें खौफनाक सही, ये कुछ कहे सुने बगैर लूट लेती हैं और मैं लुटना चाहती हूँ। बात आगे नहीं बढ़ी। मैनेजर ने आकर इतला दी, बड़ी फौज के मेजर साहब तशरीफ लाए हैं। वो दोनों मिलकर मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरते हुए अपने दफ्तर में आए। वहां मेजर मिलकर मैनेजर वगैरह पर गरज रहा था, गुस्सा दिखा रहा था। नैन्सी को देखकर जरा नरम पड़ गया। वो मुस्कुराते हुए बोली, मेजर, अगर हमारे आदमियों से कोई गलती हुई है तो मैं इनकी तरफ से मुआफ़ी चाहती हूँ। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? मुझे नैन्सी कहते हैं। वह मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए मुस्कुराने लगी। मेजर ने उसका हाथ मुसाफे के लिए थाम कर कहा, मुझे मेजर विल्बर्ट कहते हैं। सुना है आजकल तुम फौज का ऑर्डर सप्लाई करती हो। जी हाँ, ये ड्यूटी मैंने संभाल रखी है। इस तरह आप जैसे काबिल फ़ख्र मेजर से मुलाकात का शरफ हासिल हो रहा है। इनसे मिलिए, मिस्टर डॉन मूरस हैं, मेरे मंगेतर भी हैं और मेरे बिजनेस पार्टनर भी। मेजर विल्बर्ट ने जरा नागवारी से पारस को देखा, क्योंकि रस्मन उससे हाथ मिलाने के लिए उसे नैन्सी का हाथ छोड़ना पड़ रहा था। उसने पारस से हाथ मिलाया, फिर कहा, मैं माल देखना चाहता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। नैन्सी ने कहा, आइए तशरीफ लाइए। वो उसके साथ चलती हुई मिलकर मुख्तलिफ हिस्सों से गुजरती हुई एक बहुत बड़े स्टोर रूम में आई, जहां फौज के ऑर्डर के मुताबिक
माल तैयार रखा गया था। मेजर ने एक राइफल और एक स्टेन गन के आनी ढांचे को देखा। ये राइफलें और स्टेन गन्नें असला साज फैक्ट्री में जाकर मुकम्मल होती थीं। वह स्टेन गनों और राइफलों को कम देख रहा था, नैन्सी को ज्यादा तक रहा था। फिर उसने मायने खेज अंदाज में कहा, बहुत खूबसूरत है। नैन्सी ने चौंक कर कहा, जी हाँ, हम बड़ी खूबसूरती से माल तैयार करती हैं। मिस नैन्सी, ये तुम्हारी डीलिंग का शोबा है, क्या ये बेहतर ना होगा कि हम तन्हाई में बैठकर बातें करें? नैन्सी को ये बात नागवार गुजरी, लेकिन वो कारोबारी जहन रखती थी। उसने मुस्कुरा कर कहा, मिस्टर डॉन मूरस का ताल्लुक भी इसी शोबे से है। हम दोनों एक दूसरे के मशवरों से काम करते हैं। पारस ने कहा, नैन्सी क्या फर्क पड़ता है, मुझे दफ्तर में जरा काम भी है। तुम मेजर साहब से बातें करके वापस चली आओ, मैं इंतजार कर रहा हूं। पारस स्टोर रूम से बाहर चला आया, दफ्तर में आकर बैठ गया। उस दफ्तर में चारों तरफ बड़े बड़े टीवी स्क्रीन थे। मेज के पास मुख्तलिफ बटन थे। हर बटन को ऑन करने के बाद स्टील मिल के मुख्तलिफ हिस्से नजर आते थे जहां मजदूर काम करते थे। उसने दफ्तर के दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। फिर उसने एक बटन को दबाया तो वो स्टोर रूम नजर आने लगा। नैन्सी और मेजर दिखाई दे रहे थे। उसने आवाज के बटन को घुमाया। मेजर कह रहा था, तुम्हारा ख्याल है मैं जज्बाती हो रहा हूं? चलो यही सही, तुम इतनी हसीन और पुरशबाब हो कि तुम्हें देखकर दिल मचल जाता है। नैन्सी ने कहा, प्लीज मेजर साहब, आप कारोबारी बातें करें। कारोबारी बात भी इसी अंदाज में होगी। अगर तुम चाहती हो कि यह तमाम माल फौरन पास हो जाए और इसका बिल भी अदा कर दिया जाए तो मेरी बात मान लो। आज ये माल हमारी असला साज फैक्ट्री में जाएगा, कल पूरा बिल अदा कर दिया जाएगा। कम से कम $6 लाख का बिल जरूर होगा। ये मामूली रकम नहीं है, देखते ही देखते तुम्हारे हाथ में होगी। दूसरे अफसर इस रकम में से कमीशन मांगते होंगे, मैं तो सिर्फ तुम्हें मांग रहा हूं। वो मुंह फेर कर बोली, सॉरी मेजर, मैं बाजारी नहीं हूं, एक आला खानदान से ताल्लुक रखती हूं। कोई जरूरी नहीं है कि बिल कल ही अदा हो जाए, मैं इसके लिए महीनों इंतजार कर सकती हूं। आइए। वह स्टोर रूम से बाहर आ गई। मेजर सोचती हुई नजरों से देख रहा था। फिर वो भी उसके पीछे चला गया। स्टोर रूम खाली हो गया। पारस ने अपनी जगह छोड़कर ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। थोड़ी देर बाद नैन्सी सुरख तमतमाता हुआ चेहरा लिए अंदर आई। पारस ने कहा, तुम एक अच्छी बिजनेसमैन नहीं हो। वो गुस्से से बोली, यू शट अप, तुम क्या जानते हो? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुम बहुत ही हसीन हो और इतनी कशिश रखती हो कि हर शख्स तुम्हारा मुतालबा करेगा। क्या तुम हर शख्स को गुस्सा दिखाती रहोगी? अगर कोई तुम्हारा मुतालबा करता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो तुम्हें जबरन हासिल कर रहे या तुम उसके सामने मजबूर हो रही हो। क्या ऐसी कोई बात है? वो जरा नरम पड़ गई, फिर बोली, हाँ ऐसी तो कोई बात नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ गया था। गुस्सा थूक दो, मैं मेजर से बात करता हूँ। इतने में मेजर आ गया। पारस ने कहा, नैन्सी तुम जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। मेजर ने नागवारी से कहा, बात करने के लिए कुछ नहीं रहा, मैं जा रहा हूँ। जो माल तुम लोगों ने तैयार किया उस पर मुझे कुछ एतराजात हैं। मैं इसकी रिपोर्ट आला अफसरान तक पहुंचा दूंगा। पारस ने मुस्कुराते हुए कहा, आप नाहक नाराज हो रहे हैं। नैन्सी प्लीज तुम जाओ, मुझे बातें करने दो। वो बाहर चली गई। पारस ने एक स्क्रीन की तरफ इशारा करते हुए कहा, जरा उधर नजर डालें। मेजर ने उधर देखा। खाली स्टोर रूम दिखाई दे रहा था। फिर उसने सीटी बजाने के अंदाज में कहा, मैं भूल गया था इस कमरे में बैठकर स्टील मिल के हर हिस्से को देखा जा सकता है। गोया तुमने मेरी बातें सुन ली थी। हाँ, मैंने बातें सुन ली और वो काबिल कबूल हैं। आप तशरीफ रखें। मेजर एक आरामदेह कुर्सी पर बैठते हुए बोला, काफी समझदार हो, बिजनेस को अपने नाना से भी ज्यादा चमका दोगे। पारस ने कागज और कलम उसकी मेज पर रखते हुए कहा, आप माल की रिपोर्ट लिख दें, इसे अपनी तरफ से पास कर दें। वस्ते हुए बोला, क्या तुम मुझे अनाड़ी समझते हो? पहला मेरा काम होगा। आज रात 9 बजे नैन्सी को मेरे बंगले पर ले आओ। मेजर साहब, वो जरूर आएगी, लेकिन आपके बंगले में नहीं, क्योंकि आसपास के दूसरे बंगलों में दूसरे फौजी अफसरान रहते हैं और हम एक मोअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे खानदान की कोई लड़की रात के वक्त आपके बंगले में देखी जाए। किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जहां नैन्सी पर और हमारे खानदान पर उंगली उठाने वाला कोई ना हो। मेजर ने थोड़ी देर तक सोचने के बाद कहा, यहाँ के मुज़ाफ़ाती हिस्से में एक डाक बंगला है, नैन्सी वहां आ सकती है। क्या आप इस बात की जमानत दे सकते हैं कि कोई इस लड़की को आपके पास नहीं देखेगा? मैं वादा करता हूं वहां कोई से नहीं देखेगा। मैं कैसे मान लूं? क्या वहां डाक बंगले का चौकीदार नहीं होगा? मैं उसे शाम ही को छुट्टी दे दूंगा। पारस ने अपनी जगह से उठकर मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, तो फिर यह मामला डन है। मेजर ने उसे मुसाफा करते हुए कहा, इट इज डन। वो वहां से चला गया।